स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल है खास उन पुस्तक प्रेमियों के लिए जो पुस्तकें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण एक जगह बैठकर पुस्तक पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। तो आज उनके लिए हम लाए हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित पुस्तक तोड़ो कारा तोड़ो निर्माण भाग 5। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चैनल पर उपलब्ध उन पुस्तकों का नाम व विवरण जिन्हें सुनकर या पढ़कर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आज के वीडियो में है अध्याय 12 से लेकर 16 तक के अध्याय, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं। अध्याय 12 हुक्के व जाति का संबंध। अध्याय 13 नरेंद्र के विद्यालय जीवन की परेशानियां, मस्ती, तर्क व बहादुरी। अध्याय 14 नरेंद्र द्वारा अंग्रेजी भाषा न पढ़ने की जिद। अध्याय 15 बालक नरेंद्र को ब्रह्म दैत्य से डराना व उसके ज्ञान की परीक्षा लेना। और अध्याय 16 नरेंद्र की कुशाग्र बुद्धि। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं पिछले भागों का सार। 12 जनवरी सन 1863 को सोमवार के दिन बालक नरेंद्र का जन्म होता है। रंगरूप अपने दादा के जैसा होने के कारण घर वाले चिंतित होते हैं कि कहीं यह भी अपने दादा की तरह सन्यासी न हो जाए। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को उनके पिता ने सन्यास से बचाने के लिए सभी संभव उपाय किए, उसी प्रकार नरेंद्र के माता पिता ने भी उन्हें सन्यासियों से दूर रखने के लिए सभी संभव उपाय किए। किंतु नरेंद्र बचपन से ही सन्यासियों की तरफ आकर्षित होते थे, वह उन्हें सब कुछ देने को तैयार हो जाते थे। नरेंद्र बचपन से ही साधारण बच्चों जैसी बातें न करके बहुत गूढ़ व गहरी बातें करते थे, जिससे घर वाले अक्सर डर जाते थे। और अधिक जानने के लिए आप इसी चैनल पर तोड़ो कारा तोड़ो निर्माण के भाग 1, 2, 3 व 4 सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 12 है जिसका शीर्षक है हुक्के व जाति का संबंध। शुरू करते हैं। नीचे आंगन से ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियों में नरेंद्र सबसे ऊपर बैठा था। मैं सम्राट हूं, राजाओं का राजा, राजा धीराज। तुम दोनों 2 सीढ़ियां नीचे यहां मेरे सामने खड़े हो जाओ। एक महामंत्री और दूसरा महासेनापति। उसने अपने 2 साथियों को संकेत किया। तुम में से 5 उस सीढ़ी पर खड़े हो जाओ। तुम लोग मेरे मांडलिक राजा हो। उनसे एक सीढ़ी नीचे सारे सभासद बैठ जाएं। आज नरेंद्र ने एक नए खेल का आविष्कार किया था। अब तक कभी कभी वे लोग अन्य खेलों के साथ साथ चोर सिपाही भी खेला करते थे, किंतु नरेंद्र को चोर सिपाही से ही संतोष नहीं था। वह इतना सरल खेल था कि उसमें नरेंद्र जैसे लड़के के लिए कुछ भी नया नहीं था, न करने के लिए, न कहने के लिए और न सोचने के लिए। इसलिए आज उसने एक व्यापक खेल चुना था जिसमें चोर सिपाही से बहुत ऊपर तक का शासन तंत्र सम्मिलित था। सब लोग उसकी इच्छा अनुसार उसके बताए हुए स्थानों पर पहुंच गए तो उसने महामंत्री को संकेत किया, आज की कार्यवाही आरंभ हो। महामंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया और बोला, सूर्य वंशावंतस पृथ्वीपति महासागरों के स्वामी धर्मादित्य राजा धीराज नरेंद्र नाथ की जय हो। महाराज, आज कुछ प्रजाजन आपसे भेंट करने आए हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके उपहार स्वीकार करें। नरेंद्र ने ओजस्वी स्वर में पूछा, वे उपहार देने आए हैं अथवा भेंट करने? महाराज, वे आपको उपहार देने के बहाने मिलना चाहते हैं, महामंत्री ने कहा, ताकि वे अपने कष्ट आपसे कह सकें। नरेंद्र का स्वर कठोर हो गया। महामंत्री, हमारे राज्य में ऐसा अंधेर कैसे हो रहा है? प्रजा हमें कर देती है ताकि हम उसका पालन पोषण और रक्षा करें, फिर अपना दुख कहने के लिए उपहार क्यों लाने पड़ते हैं? यदि कर लेने के पश्चात भी राजा उनकी रक्षा नहीं करता तो राजा राजा नहीं दस्यु है। उपहार लौटा दिए जाएं और प्रजाजन को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने द्वारपालों को संकेत किया, प्रजाजन को आने दो। द्वारपालों ने अपने दंड हटा लिए और प्रजाजन के रूप में 4 बालकों ने प्रवेश किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संवेद स्वर में बोले, धर्मादित्य महाराजा धीराज नरेंद्र नाथ की जय हो। नरेंद्र ने अपना हाथ इस प्रकार उठाया जैसे अभय दान कर रहा हो। प्रजाजन, अपना कष्ट स्पष्ट शब्दों में कहो, भय का कोई कारण नहीं है। राजा का अभय पाकर भी प्रजा का भय दूर नहीं हुआ।
कोई आवश्यक तो नहीं कि राजा जो कुछ जिह्वा से कह रहा है वही उसके मन में भी हो। राजनेताओं की बातें तो मधु वृष्टि होती ही हैं, पर उनमें से कर्म तो किसी किसी का ही कल्याणकारी होता है। प्रजाजन ने विनीत भाव से कहा, महाराज इसे हमारी शिकायत न समझें। आपके राज्य में किसी को दुख हो ही क्या सकता है, किंतु आप हमारा एक सुझाव सुनने की कृपा करें। यदि आपको प्रिय लगे तो उसे स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। प्रजाजन, नरेंद्र उच्च स्वर में बोला, चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कष्ट स्पष्ट रूप से कहें। प्रजाजन ने बताया, महाराज हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो रातों रात कोई भूत उसे काट कर ले जाता है। हमारा सुझाव यह है महाराज कि अपने राज पुरोहित से कोई ऐसा यज्ञ करवाएं कि वह भूत दिन के उजाले में हमारे सामने प्रकट हो जाए। हम उसकी इच्छा अनुसार सारी फसल काटकर उसको दे देंगे। बस वह हमें फसल काटने की मजदूरी ही दे दिया करे, ताकि हमारे बच्चे दिन में एक समय तो चना चबेना खा सके। नरेंद्र ने क्रुद्ध स्वर में पूछा, कौन है वह भूत? प्रजाजन ने उत्तर दिया, हम दरिद्र प्रजाजन हैं महाराज, हमें कैसे पता लग सकता है कि वह भूत कौन है? और फिर महाराज, भूत तो भूत ही होता है, उसका कोई नाम पता कैसे हो सकता है? प्रजाजन ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। महासेनापति, कौन है वह भूत? नरेंद्र के स्वर में सिंह की सी दहाड़ थी। महासेनापति कुछ संकुचित तो हुआ, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, उस क्षेत्र का आपका मांडलिक राजा चंद्रसेन। तो तुम्हें मालूम था? नरेंद्र ने पूछा। हाँ महाराज। तो फिर तुम उसे बंदी कर प्रजा की रक्षा क्यों नहीं करते? सेनापति ने अत्यंत शिष्ट भाव से कहा, महाराज हमारा काम तो प्रजा से राजा की रक्षा करना है, न कि राजा से प्रजा की रक्षा करना। और महाराज, बंदी तो साधारण जन किए जाते हैं, राजा महाराजा नहीं। नरेंद्र का प्रखर स्वर सात्विक तेज से उद्वेलित था। सेनापति, राजा प्रजा का पालक और रक्षक होता है, उसके कर्मचारियों का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे। तुम्हें चंद्रसेन को बंदी करना चाहिए था। महाराज, राज्याधिकारियों को बंदी करने की कोई परंपरा नहीं है, सेनापति ने उत्तर दिया। चाहे वे अपराधी ही क्यों न हो? नरेंद्र ने पूछा। हाँ महाराज। नरेंद्र ने क्षण भर सोचा और महामंत्री अथवा सेनापति को आदेश देने के स्थान पर सीधा सैनिकों से ही बोला, सैनिकों, महासेनापति को बंदी करो और प्रजा के शोषण में सहायक होने के अपराध में उसका वध कर दो। सैनिक बने बालक आगे बढ़ाए और उन्होंने महासेनापति के हाथ पीठ की ओर बांध दिए। वे उसे बाहर ले जाने लगे तो नरेंद्र ने पुनः कहा, ठहरो। सैनिक अपने बंदी के साथ रुक गए और अगले आदेश की प्रतीक्षा में राजा की ओर देखने लगे। राजा चंद्रसेन को भी बंदी करो और इन दोनों को वध स्थल पर ले जाने के स्थान पर यही प्राण दंड दो, नरेंद्र बोला, ताकि प्रजा देख सके कि सम्राट का न्याय कैसा है। जो आज्ञा महाराज, प्रमुख सैनिक ने कहा और अपने सैनिकों के साथ राजा चंद्रसेन बने बालक के निकट आ गया। उसने चंद्रसेन के भी हाथ बांध दिए और उन दोनों अपराधियों को प्रजाजन बने बालकों के सम्मुख खड़ा कर दिया गया। अपराधियों ने सिर झुका लिए और सैनिकों ने अपनी तलवारों से उनकी गर्दनें काटने का अभिनय किया। प्रजाजन बने लड़कों ने जय जयकार किया। धर्मादित्य प्रजा वत्सल महाराजा धीराज नरेंद्र नाथ की जय। अगला दृश्य, नरेंद्र ने कमरे में प्रवेश किया। यह वह कमरा था जिसमें उसके पिता अपने मुवक्किलों से मिला करते थे। कमरे में जिस चीज ने उसे सबसे पहले आकृष्ट किया वे थे हुक्के। वहां अनेक हुक्के थे। वे एक जैसे नहीं थे, उनके रूपाकार एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न थे। वह विस्मय भरी दृष्टि से उन्हें देखता रहा। एक नौकर झाड़ पोंछकर उनका पानी बदल उन पर चिलम रख उन्हें पिए जाने के लिए तैयार कर रहा था। नरेंद्र के मन में अनेक प्रश्न एक साथ ही उठ खड़े हुए। अब तक वह जान गया था कि हुक्के का उपयोग क्या है और उसके उपयोग की प्रक्रिया क्या है, किंतु इतने सारे हुक्के। अंततः उसने नौकर से पूछ ही लिया, बाबा ने इतने सारे हुक्के क्यों जमा कर रखे हैं? क्या उनका एक दो हुक्कों से मन नहीं भरता? नौकर हंस पड़ा, बिलेह बाबू, ये वकील साहब के लिए नहीं है, ये तो मुवक्किलों के लिए है। इससे नरेंद्र की जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। उसने पूछा, तो इतने सारे हुक्के क्यों? यदि बाबा एक कलम से इतने सारे मुकदमे लिख सकते हैं तो एक हुक्के से सारे मुवक्किलों का काम क्यों नहीं चल सकता? नौकर को जैसे उसकी जिज्ञासाओं में रस आने लगा था, बोला, नहीं चल सकता बिलेह बाबू, नहीं चल सकता।
पर क्यों नहीं चल सकता? नरेंद्र ने कुछ आवेश में पूछा। इसलिए कि सारे मुवक्किल किसी एक जाति के तो होते नहीं। एक जाति का मुवक्किल दूसरी जाति के मुवक्किल का हुक्का पी नहीं सकता, इसलिए प्रत्येक जाति के लिए एक अलग हुक्का है। जितनी जातियां हैं उतने ही हुक्के हैं। नरेंद्र इस व्यवहार का विश्लेषण कर उसका कारण खोजता रहा, किंतु जब कोई समाधान नहीं मिला तो बोला, पर एक जाति के हुक्के को दूसरी जाति का व्यक्ति क्यों नहीं पी सकता? नौकर ने कुछ चकित होकर उसे देखा। क्या वह इतनी सी बात भी नहीं समझता? उससे उसकी जाति चली जाएगी, वह बोला। जाति चली गई तो फिर शेष ही क्या बचा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पर क्यों चली जाएगी जाति? नरेंद्र ने भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखा। और चली ही जाएगी तो क्या छत टूटकर गिर पड़ेगी? शरीर का कोई अंग टूट जाएगा? प्राण चले जाएंगे? क्या हो जाएगा? प्राण तो नहीं जाएंगे, नौकर बोला, पर जाति चली जाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा यह तो बता, नरेंद्र बोला। यह सब तो तभी समझोगे जब तुम्हारी जाति भंग हो जाएगी। नौकर ने जैसे अपना अंतिम निर्णय दे दिया और नरेंद्र की उपस्थिति को भुलाकर इस प्रकार अपना काम करने लगा जैसे अब इसके आगे कोई बात संभव ही न हो। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। वह समझ गया कि नौकर से उसे न कोई और सूचना मिल सकती है न सहायता। यदि उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए ही तो वह उसे स्वयं ही ढूंढना होगा। अपना काम समाप्त कर नौकर कमरे से बाहर चला गया। अपनी जगह पर बैठा नरेंद्र अपनी दृष्टि से उसका पीछा करता रहा। जब यह निश्चित हो गया कि नौकर चला गया है और अब उसके लौटकर आने की कोई संभावना नहीं है, तो नरेंद्र ने सत्य जानने के लिए प्रयोग करने की ठानी। वह अपने स्थान से उठा और जो हुक्का सबसे पहले उसके हाथ में आया उससे उसने एक कश लिया। थोड़ी देर रुककर प्रतीक्षा की कि उस कश का प्रभाव प्रकट हो ले, किंतु कुछ नहीं हुआ। उसने अपने शरीर के विभिन्न अंग टटोले, सब कुछ यथास्थान था। हाथ, मुंह, नाक, कान, कुछ भी भंग नहीं हुआ था। उसे विस्मय हुआ। वह तो जाने किस किस क्षति की दुष्कल्पना कर रहा था, किंतु यहां तो स्थिति में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे हुक्के से कश लिया और फिर पहले के ही समान अपने शरीर का निरीक्षण किया। तीसरे हुक्के से कश लेकर वह अपना निरीक्षण कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि द्वार पर खड़े अपने बाबा पर पड़ी। तो जो प्रयोग वह छिपकर कर रहा था वह उसके बाबा ने देख लिया था। निश्चित रूप से यह प्रयोग उनकी दृष्टि से उसके लिए वर्जित था। अब उनका क्रोध प्रकट होगा। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। क्या कर रहे हो? विश्वनाथ ने सहज भाव से पूछा। नरेंद्र के मन में भय नहीं था। पिता के सहज स्वर को सुनकर उसकी आशंकाएं भी विलुप्त हो गई। निसंकोच बोला, देख रहा था कि जाति भंग होने से क्या होता है। क्या पता चला? विश्वनाथ ने पूछा। मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं होता। नहीं, विश्वनाथ बोले, बहुत कुछ होता है। नरेंद्र ने संशय युक्त स्वर में पूछा, क्या होता है बाबा? जाति भंग हो जाए तो आत्मा का विकास होता है, विश्वनाथ बोले। बुद्धि उदार होती है और अनेक लोगों के प्रति व्यवहार स्नेह युक्त हो जाता है। विश्वनाथ हंसते हुए कमरे से चले गए और आश्चर्यचकित नरेंद्र खड़ा सोचता रहा कि बाबा ने जो कुछ कहा है क्या वह उसे भी अपने प्रयोग से सिद्ध कर सकता है। और सहसा नरेंद्र को लगा कि बाबा से डरने की तो उसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसने बाबा के एक मुसलमान मुवक्किल से लेकर संदेश खा लिया था तो ठाकुर मां ने दुनिया भर का शोर मचाया था, पर बाबा ने तो तब भी उसे कुछ नहीं कहा था। उन्होंने हंसकर मात्र इतना ही कहा था, संदेश तो संदेश ही रहेगा, चाहे दुकान से हिंदू खरीद लाए या मुसलमान। अध्याय 13 है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र के विद्यालय जीवन की परेशानियां, मस्ती, तर्क व बहादुरी। शुरू करते हैं। नरेंद्र को विश्वनाथ स्वयं पतलून पहना रहे थे और तटस्थ भाव से एक और खड़ी भुवनेश्वरी मुस्कुरा रही थी। इसमें तो मुझे तनिक भी सुविधा नहीं है बाबा, नरेंद्र ने शिकायत की। विश्वनाथ ने उसकी शिकायत को स्वीकार नहीं किया। सुविधा क्यों नहीं है? सारा यूरोप यही पहनता है और बड़ी सुविधा से संसार के सारे कार्य करता है। करता होगा, नरेंद्र बोला, किंतु मुझे तो लग रहा है कि मेरी कमर और टांगों को कसकर बांध दिया गया है। न मैं खुलकर भाग सकता हूं न उछल सकता हूं। विश्वनाथ हंस पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब कुछ कर सकोगे बेटा।
हर नई चीज की पहले असुविधाएं प्रकट होती है और उसकी सुविधाओं का पता बहुत देर बाद में चलता है। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ था और सबसे अंत में अमृत। नरेंद्र ने पूछा। विश्वनाथ ठिठक कर नरेंद्र की ओर देखते रह गए। यह लड़का संसार की प्रत्येक घटना का उदाहरण अपने पौराणिक संसार में से ढूंढ लाता है। यह वर्तमान संसार और पुराणों में एक साथ जीता है क्या? इन कथाओं का मुझे इतना ज्ञान नहीं है नरेंद्र, पर बात वही है। तुम कुछ दिन पतलून पहनकर जाओ और देखो। विश्वनाथ ने रुककर नरेंद्र को देखा और अपने स्वर को कुछ और गंभीर तथा महत्वपूर्ण बनाकर बोले। ध्यान रहे कि अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, 8 वर्षों के हो गए हो। अब घर में माँ के पूजा कक्ष में गुरु महाशय से पढ़ने के स्थान पर तुम पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विद्यालय मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो। क्या नाम है तुम्हारे विद्यालय का? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, नरेंद्र ने उत्तर दिया। और तुम दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हो, समझे? तुमने देखा न, भुवनेश्वरी ने बीच में जोड़ा। हरमोहिनी और स्वर्णमयी विद्यालय जाते हुए कैसे अच्छी तरह साड़ी बांधकर गई हैं। वे लोग भी क्या मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में ही गई हैं? नरेंद्र ने उत्साहपूर्ण रुचि से पूछा। नहीं, वे लड़कियों के स्कूल में गई हैं, विश्वनाथ ने उत्तर दिया। बैथून कॉलेज के स्कूल विभाग में। उनमें नरेंद्र की रुचि समाप्त हो गई। वह पुनः अपनी स्थिति की ओर लौट आया। किंतु बाबा, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के दूसरी कक्षा के विद्यार्थी खेलते नहीं है क्या? खेलते क्यों नहीं, खूब खेलते हैं। न खेलने का तो कोई कारण ही नहीं है, विश्वनाथ ने उसे आश्वस्त करना चाहा। तो फिर बाबा, यह क्या? विश्वनाथ ने पूछा। यह पतलून, नरेंद्र ने कुछ इस भाव से कहा जैसे विश्वनाथ को यह मालूम होना चाहिए कि पतलून पहनकर खेला नहीं जा सकता। कुछ नहीं कहती पतलून तुम्हें, जमकर खेलो, विश्वनाथ हंसे। दर्पण में जाकर देखो, साहब लग रहे हो एकदम। साहब लोग यही पहनकर तो क्रिकेट खेलते हैं। तुमने किसी को धोती बांधकर क्रिकेट खेलते देखा है? नहीं। तो फिर? विश्वनाथ ने कहा। अच्छा जाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो। अच्छा बाबा। नरेंद्र ने माता पिता दोनों के चरण छुए और विद्यालय के लिए चल पड़ा। अगला दृश्य। इस विद्यालय में नरेंद्र के लिए सब कुछ नया ही था। वेशभूषा, बैठने का स्थान, विधि विधान और शिक्षण शैली, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं था। उसे बताया गया था कि पिछला जो कुछ भी था वह हीनतर था और अब वह सब कुछ श्रेष्ठतर ही सीखेगा। विरोध और शिकायत का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उसे सब कुछ नया सीखना था। नरेंद्र अपने डेस्क पर बैठा तो वह उसे पतलून के ही समान असुविधाजनक लगा। कहां वह पालथी मारकर सुखासन में बैठना और कहां डेस्क पर आधे बैठे और आधे खड़े रहना। शरीर का आधार बेंच पर हो और पैर भूमि को छूते रहे तो वह अपने आप को बैठा हुआ माने या खड़ा। फिर डेस्क भी कुछ इस प्रकार का था कि वह तुरंत आगे की ओर खिसक जाता था और यह खिसकना ही उसे खड़े हो जाने का प्रलोभन देता था। सुखासन में बैठकर तो व्यक्ति आगे खिसक ही नहीं सकता, चाहे आगे बढ़ने का कितना ही मन क्यों न हो। अध्यापक की ओर से कोई महत्वपूर्ण बात कही जाए तो इस प्रकार बैठने से उसका मन तत्काल उस ओर लपकने का होता था और वह पाता था कि वह तो आधा या पूरा खड़ा हो ही चुका है। पढ़ाते पढ़ाते सहसा अध्यापक की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे ठिठक गए। बोले, नरेंद्र, तुम अपने स्थान पर ठीक से बैठते क्यों नहीं? नरेंद्र की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह तो सुबह से ही ठीक से बैठने का प्रयास कर रहा था, किंतु एक तो यह पतलून और दूसरा यह डेस्क, अब वह किसे किसे समझाए। स्पष्टीकरण देता सा बोला, जी बैठा तो हूं। अध्यापक उसके निकट आ गए और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले, इसे बैठना कहते हैं, ठीक से बैठो। नरेंद्र ने अपनी ओर से अध्यापक के मनोकूल ढंग से बैठने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ ही देर में वह फिर उसी प्रकार उचक पड़ा। इस पर आसन लगाकर तो बैठ ही नहीं सकते गुरु महाशय, और ऐसे बैठने का प्रयत्न करता हूं तो थोड़ी देर में ही मुझे यह डेस्क उचका देता है, नरेंद्र बोला। एक मुद्रा में थोड़ी देर बैठता हूं तो असुविधाजनक लगने लगता है। और फिर यह, उसने खड़े होकर अध्यापक को अपनी पतलून दिखाई। अध्यापक के पास भी सिवाय हंसने के दूसरा विकल्प नहीं था। बोले, ओ हाँ, तुम्हें इसका अभ्यास नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम बहुत चंचल हो, स्थिर होकर बैठना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अधिक ऊर्जा के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं गुरु महाशय,
मुझे एक बार आसन पर पालथी मारकर बैठ जाने दीजिए, नरेंद्र बोला। संध्या तक हिलूंगा भी नहीं। अध्यापक ने चकित भाव से उसे देखा। अच्छा, तुम चंचल ही नहीं चालाक भी हो, उन्होंने स्नेहपूर्ण दृष्टि नरेंद्र पर डाली। वस्तुतः यह तो ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं, इनका सदुपयोग हो तो समाज का कल्याण ही होता है। घंटी बज गई और कक्षा समाप्त हो गई। अध्यापक कक्षा छोड़कर चले गए। नरेंद्र अभी उठने की सोच ही रहा था कि अनेक लड़कों ने उसे घेर लिया। चल नरेंद्र, खेलते हैं। नरेंद्र के लिए इससे अधिक आकर्षक प्रस्ताव और क्या होता। बोला, चलो। किंतु एक लड़के ने शंका रखी, पर खेलेंगे क्या? मैं तो आज कंचे लाया ही नहीं। दूसरे ने समाधान प्रस्तुत किया, छोड़, कंचे भी कोई खेलने की चीज है। क्रिकेट खेलेंगे, साहब लोगों का खेल है। किंतु यह प्रस्ताव भी सबको स्वीकार्य नहीं हुआ। तीसरे लड़के ने आपत्ति की आड़ में विरोध किया, क्रिकेट क्यों खेलेंगे? तेरे पास एक बल्ला क्या हो गया कि हर समय क्रिकेट? चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं। बाहर चलो, बाहर कुछ भी खेल लेंगे, नरेंद्र बोला। यदि खेल का चुनाव करने में ऐसे ही देर करते रहे तो बस एक ही खेल शेष बच रहेगा। क्या? अनेक लड़कों ने एक साथ पूछा। घूंसेबाजी, नरेंद्र ने घूंसा चलाने की मुद्रा बनाई। बॉक्सिंग, वह तो हमको नहीं आता, एक लड़के ने अबोध भाव से कहा। सबको आता है, नरेंद्र मुस्कुराया। अभी थोड़ा विवाद बढ़ गया तो अपने आप सब लोग वही खेल खेलते मिलेंगे। अपना हाथ बढ़ाकर उन लड़कों को एक ओर कर अपने लिए मार्ग बनाता हुआ नरेंद्र बाहर निकल आया। मैदान में पहुंचते ही वह दौड़ने लगा और तेज दौड़ता हुआ सबसे आगे निकल गया। प्रियनाथ ने, जो दौड़ में पहले नरेंद्र के साथ साथ था, रुककर मोती से कहा, अरे वह तो सबसे आगे निकल गया। मोती ने प्रशंसा भरी एक दृष्टि नरेंद्र की ओर उछाली। इसकी तो पूछो मत, कौन सा ऐसा खेल है जो ये नहीं खेलता? कंचे यह खेलता है, क्रिकेट यह खेलता है, भागता है, दौड़ता है, कूदता है, और मुझे तो लगता है कि मुक्केबाजी भी जरूर ही करता होगा। लगता भी तो मोटू पहलवान है, सारे खेलों का पक्का खिलाड़ी। संध्या समय नरेंद्र घर लौटा। वह थका हुआ नहीं था, किंतु पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। उसके केश बिखरे हुए थे, शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, जैसा कि बहुत अधिक खेलने पर होता है। कपड़े भी साफ नहीं रह गए थे। घर में प्रवेश करते ही भुवनेश्वरी से उसका आमना सामना हो गया। आ गए बिले है? हाँ मां। नरेंद्र मां के निकट रुका नहीं। भुवनेश्वरी ने उसे पीछे से पुकार लिया, इधर तो आ। नरेंद्र निकट आया तो भुवनेश्वरी ने उसे कंधों से पकड़ अच्छी तरह घुमा फिराकर ऐसे देखा जैसे अपने पुत्र को न देख रही हो, खरीदने से पहले दुकान पर किसी वस्तु को परख रही हो। तू कहां से आ रहा है? विद्यालय से मां, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से, नरेंद्र ने सहज भाव से कहा। क्यों? लगता तो ऐसा है, भुवनेश्वरी बोली, जैसे अखाड़े से आ रहा है। नरेंद्र हंस पड़ा। विद्यालय में हम लोग खेलते भी हैं मां। वह तो दिख ही रहा है। प्रश्न तो यह है कि पढ़ते भी हो। भुवनेश्वरी ने कंधों से पकड़कर उसे घुमाया। इधर घूम। तो यह गति हो गई है। आज फिर तेरी कमीज की। भुवनेश्वरी के हाथ में उसकी कमीज के कॉलर थे, काले हो गए हैं एकदम। इन्हें तो कोई धोबी भी साफ नहीं कर सकता, नौकरों की तो बात ही क्या। कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं मां। नरेंद्र ने अपना पीछा छुड़ाया, किंतु भुवनेश्वरी इतनी सरलता से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, क्यों, भूमि पर लोट लगाता है क्या? लोट तो नहीं लगाता, पर लगाऊं भी तो क्या? भारत माता के चरणों में लौटने में दोष ही क्या है मां? उसकी वाचालता से भुवनेश्वरी कुछ खींच उठी। दोष क्या है? आदमी गंदा लगता है और नौकरों का काम बढ़ जाता है। और यह क्या है रे? भुवनेश्वरी ने उसकी पतलून को पीछे से देखा। यह पतलून भी फाड़ दी। नरेंद्र अबोध सा चेहरा बनाए खड़ा रहा और फिर अपनी असहायता प्रकट करता हुआ बोला, फट गई क्या? मुझे तो पता भी नहीं चला। और उसके स्वर में कुछ आवेश छलका। मैंने तो पहले ही बाबा से कहा था कि मुझे धोती में ही जाने दीजिए। भुवनेश्वरी नहीं चाहती थी कि वह नरेंद्र से इस विषय में विवाद करे कि दोष नरेंद्र का था या उसके पिता का। उसने टाला, अच्छा जा, जाकर कपड़े बदल। किंतु इस सारे प्रसंग को वह अपने मन से हटा नहीं पाई। विश्वनाथ के घर लौटने तक किसी न किसी रूप में उसके मन में घुमड़न चलती ही रही और विश्वनाथ को शांति से बैठे देखकर पहले ही क्षण में उसने कहा, आज तुम्हारा लाडला सप्ताह भर में चौथी पतलून फाड़ लाया है।
विश्वनाथ ने आश्चर्य से भुवनेश्वरी को देखा। चौथी पतलून? भुवनेश्वरी ने कुछ विस्तार से बताया। प्रतिदिन नई पतलून पहनाकर भेजती हूँ और वह उसे फाड़ लाता है। अब या तो ऐसा प्रबंध करो कि प्रतिदिन फटी हुई पतलून की सिलाई हो सके, या उसे समझाओ कि कपड़ों को संभाल कर पहनना सीखे। अपने वस्त्रों का कोई ऐसा शत्रु होता है क्या? सारी बात सुनकर भी विश्वनाथ शांति रहे। इस मामले में उसे कम समझना है, हमें ही अधिक समझने की आवश्यकता है। क्या मतलब? भुवनेश्वरी ने तमक कर पूछा। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे नरेन में अन्य लड़कों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा है, इसलिए वह इतना चंचल है। हमें उसकी ऊर्जा को न तो कम करने का प्रयत्न करना है, न उसके दमन का। हमें तो यह समझना है कि इतनी गतिविधि वाले लड़के के लिए कदाचित यह वेशभूषा उचित नहीं है। भुवनेश्वरी ने प्रश्न भरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। कल से नरेन को धोती में ही विद्यालय भेजो, विश्वनाथ बोले। उसके लिए कदाचित वही उचित परिधान है। भुवनेश्वरी जैसे इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थी। जब बिलेह ने इतना विरोध किया था तब तो माने नहीं, और अब इतनी सरलता से कह रहे हैं कि उसे धोती में विद्यालय भेजो। विद्यालय में लोग क्या कहेंगे? लोगों के कुछ कहने के भय से मैं अपने लड़के को स्थायी असुविधा में तो नहीं रख सकता। तो आप स्वीकार करते हैं कि बिलेह ही ठीक कह रहा था, आप ही भ्रम में थे। यह मामला हम पिता पुत्र के मध्य का है, तुम्हें उससे क्या? विश्वनाथ पूर्ण निश्चिंतता की मुद्रा में पलंग पर जा लेटे। अगला दृश्य। प्रियनाथ भागता हुआ नरेंद्र के पास आया। नरेन, जल्दी चल, मोती और तरुण झगड़ा कर रहे हैं, अभी उनमें मारपीट हो जाएगी। नरेंद्र झपाटे के साथ उठ खड़ा हुआ। चल बता, कहां है वे लोग? आगे आगे भागता हुआ प्रियनाथ निकला और उसके पीछे नरेंद्र। वे लोग बरामदा पार करके बाहर के मैदान में आ गए। वहां मोती और तरुण हाथापाई तक पहुंच चुके थे। नरेंद्र छलांग मारकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। क्या बात है भाई, लड़ क्यों रहे हो? मोती भरा बैठा था। कोई पूछने वाला मिला तो वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, देखो इस चोटे को, खेल में अपनी बारी तो ले ली, अब मेरी बारी आई तो भागा हुआ कक्षा में जा रहा है। तरुण ने बीच में ही मोती की बात काट दी। तुम ही बताओ नरेन, जब तक छुट्टी थी तब तक हम खेले, अब घंटी बज गई है, कक्षा आरंभ हो गई है, तो हमें कक्षा में नहीं जाना चाहिए क्या? मोती भी उसी प्रकार झपट कर बोला, यह बात तो तय नहीं हुई थी कि घंटी बज जाएगी तो हम खेल बंद कर देंगे। यह बात कब तय होती है? तरुण बोला, किंतु घंटी बजने पर रोज खेल बंद हो जाता है। क्या हम लोग कभी खेल को उसके अंत तक खेल पाते हैं? और नहीं तो क्या, मोती रोष से बोला, हम कहीं समय निर्धारित करके खेलते हैं। चोट्टा कहीं का, बेईमान। देख, गाली मत दे। तरुण बिगड़ गया, किंतु मोती का तनिक भी शमन नहीं हुआ। वह कुछ अधिक ही उग्र होकर बोला, क्यों नहीं दूंगा गाली, जब तू है ही चोटा, तेरा सारा परिवार बेईमान। तरुण ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। मोती ने स्वयं को छुड़ाने के प्रयत्न में उसे धक्का दिया और तरुण भूमि पर जा रहा, किंतु जब तक कोई और हस्तक्षेप करता वह उठकर पुनः मोती पर झपट पड़ा। दोनों एक दूसरे से गुंथ गए थे और किसी भी क्षण उनमें से या तो कोई गिर पड़ता अथवा घूसे मुक्के से किसी को चोट आ जाती। नरेंद्र ने यह स्थिति देखी तो कूदकर उन दोनों के मध्य आ गया। दोनों भुजाओं से उसने उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में ऐसे धकेल दिया कि वे एक दूसरे के बंधन से न केवल मुक्त हो गए, वरन उन दोनों के बीच कुछ दूरी भी हो गई। अब उन दोनों के मध्य नरेंद्र खड़ा था। उनमें से जो भी आगे बढ़ना चाहता उसके लिए पहले नरेंद्र को हटाना अनिवार्य था। देखो, मतभेद का समाधान घूसे मुक्के से नहीं होता, नरेंद्र बोला। झगड़ा तो इतना ही है न कि तरुण ने अपनी बारी ले ली और अब कक्षा में जाना चाहता है। हाँ, मोती ने सहमति प्रकट कर दी। और तरुण, तुम खेल से भाग नहीं रहे, बस कक्षा में जाना चाहते हो। हाँ, तरुण भी सहमत हो गया। तो फिर झगड़ा क्या है? नरेंद्र बोला, तुम दोनों आज छुट्टी के बाद नहीं तो कल स्कूल से पहले अपना खेल पूरा कर लेना। नया खेल मत खेलना, इसी को आगे चलाना, ठीक है? मुझे स्वीकार है, तरुण बोला। और मोती तुम्हें? नरेंद्र ने पूछा। मुझे भी स्वीकार है। नरेंद्र ने समझा था कि झगड़ा समाप्त हो गया है, किंतु तरुण को अभी कुछ शिकायत थी। पर इसने मुझे और मेरे परिवार को चोट्टा कहा है। अब तक मोती कुछ शांत हो गया था, धीरे से बोला, वह मैं आवेश में कह गया था, मुझसे भूल हुई। तो मिलाओ हाथ और एक दूसरे के गले लग जाओ। नरेंद्र ने अपने हाथों से
उन्हें पकड़कर एक दूसरे के समीप कर दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वे एक दूसरे के गले लगकर निर्मल मन और उन्मुक्त कंठ से हंस नहीं पड़े। अगला दृश्य, विद्यालय में तुम लड़ते हुए दो लड़कों के मध्य कूद पड़े थे? विश्वनाथ ने नरेंद्र से पूछा। नरेंद्र को आश्चर्य हुआ। बाबा को किसने बता दिया? किसी ने तो बताया ही होगा, नहीं तो बाबा को यह सब कैसे ज्ञात हो जाता? हाँ बाबा, वे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए थे और घूसा मुक्का करने वाले थे, नरेंद्र ने बताया। और उन घूसों मुक्कों को रोकने के लिए तुम उनके मध्य कूद पड़े? विश्वनाथ बोले। जैसे तुम मनुष्य नहीं कोई ढाल हो। ढाल तो नहीं हूं, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था, नरेंद्र हंसकर बोला। उन्हें रोकना आवश्यक था बाबा। क्यों आवश्यक था? विश्वनाथ ने जिरह की। न तुम प्रधानाचार्य, न तुम विद्यालय के अध्यापक, न तुम उनके अभिभावक और न तुम कलकत्ता नगर के कोतवाल। वे दोनों ही मेरे मित्र हैं बाबा, नरेंद्र ने स्पष्टीकरण दिया। मित्रों को परस्पर लड़ने से रोकना और उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाना तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है न। किंतु कर्तव्य का यह तर्क विश्वनाथ के लिए पर्याप्त नहीं था। बोले, और यदि वे दोनों मिलकर तुम्हें ही पीटने लगते तो? पिता की इस आशंका पर नरेंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। वे दोनों मिलकर भी मुझे पीटने में समर्थ नहीं होते। मैं एक एक हाथ से उन दोनों को ही संभाल सकता था, या यदि मैं घूसेबाजी पर आता तो दोनों को पीट सकता था। अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि तू भारत केसरी है, भुवनेश्वरी ने टिप्पणी की। नरेंद्र ने या तो मां की बात सुनी ही नहीं अथवा व्यंग की उपेक्षा करना ही उसने उचित समझा। अपने प्रवाह में बोला, अरे बाबा, यदि यह जोखिम होता भी तो मैं इस भय से उन्हें मारपीट करते तो नहीं देख सकता था न? क्या अपनी क्षति के भय से हमें अपने सामने अनर्थ होते हुए चुपचाप देखते रहना चाहिए? नहीं पुत्र, तूने एकदम ठीक ही किया, विश्वनाथ से भी पहले भुवनेश्वरी बोली और उसके स्वर में व्यंग के स्थान पर स्नेह था। तूने वीर पुरुष का सा कर्म किया। नरेंद्र प्रसन्न हो गया, किंतु विश्वनाथ ने भुवनेश्वरी के इस प्रशंसात्मक वाक्य की ओर ध्यान नहीं दिया। वे नरेंद्र की गतिविधि के विषय में और अधिक जानना चाहते थे। क्या तुम पहले भी अपने मित्रों को इसी प्रकार लड़ने से रोकते रहे हो? इसकी आवश्यकता ही नहीं होती बाबा, नरेंद्र मुस्कुराया। कभी कोई विवाद होता है तो मेरे मित्र अपने आप ही मेरे पास आ जाते हैं। प्राय समस्या का समाधान हो ही जाता है। झगड़ा तो आज पहली बार ही हुआ है। विश्वनाथ हंस पड़े। मैं तो अभी तक वकील ही हूं। मैं क्या जानता था कि मेरा पुत्र जज बन गया है। अगला दृश्य, लगभग 20-22 लड़के कलकत्ता का दुर्ग देखने जा रहे थे। नरेंद्र उनके नेता के समान आगे आगे चल रहा था। जाने उसे क्यों बार बार लग रहा था कि ये लड़के बहुत मंथर गति से चल रहे थे। जल्दी जल्दी चलो मेरे समान, नरेंद्र बोला। धीरे धीरे चलोगे तो दुर्ग तक पहुंचते पहुंचते ही अंधेरा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे क्या। लड़कों की गति कुछ बढ़ी, किंतु सूर्यकांति फिर भी वैसे ही धीरे धीरे चलता रहा। नरेंद्र का ध्यान उस ओर गया, पर उसने कुछ कहा नहीं और अपनी गति को पहले के समान ही बनाए रखा। कुछ मित्रों को यह नरेंद्र का अन्याय लगा। सब लोगों को तेज चलने के लिए कह रहा है तो सूर्यकांति को भी क्यों नहीं कहता? वह कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति है क्या? अरे नरेंद्र, उस आलसी सूर्यकांति को एक कोड़ा लगाओ। वह स्वयं तो तेज चलता नहीं, शेष लोगों को भी धीरे धीरे चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कोड़ा मारने की क्या आवश्यकता है? नरेंद्र बोला। हम सब तेज तेज चलेंगे और वह पिछड़ने लगेगा तो अपने आप भागा भागा आएगा। असफलता की लज्जा क्या किसी कोड़े से कम होती है? तुम जितना भी तेज चलकर देख लो, प्रियनाथ बोला। मुझे नहीं लगता कि वह कछुआ अपना पग तनिक भी बढ़ाएगा। मोती ने बात को नई दिशा दी। वैसे उस दुर्ग में ऐसा क्या है जिसे हम देखने जा रहे हैं? तरुण के पास उत्तर तैयार था। अरे दुर्ग में होता ही क्या है, एक बड़ी सी दीवार। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी सी दीवार को ही शायद दुर्ग कहते हैं। प्रियनाथ ने आपत्ति की। तो फिर हमारे साथ क्या करने जा रहा है? दीवारें तो तेरे मोहल्ले में भी बहुत सारी हैं। तरुण ने इस आक्रमण के विरुद्ध अपना बचाव किया। अरे मैं कोई अपनी इच्छा से आया हूं? हम सब तो बस नरेंद्र नाथ दत्त की इच्छा से बंधे हुए चलते हैं। वह योजना बनाता है और हम कवायद करते हुए उसके साथ चल पड़ते हैं। क्यों बकवास करता है रे? मोती बोला। जब नरेंद्र कोई योजना नहीं बनाता तो तू ही सबसे अधिक कोलाहल नहीं करता कि नरेंद्र कहीं चलो हैं? देखो, मुझे तो ऐतिहासिक स्थान बहुत अच्छे लगते हैं, नरेंद्र बोला। मैं ऐसे किसी स्थान पर पहुंच जाऊं तो वे ऐतिहासिक पात्र जीवंत होकर मेरे मन में अभिनय करने लगते हैं।
तुम्हें ऐसा नहीं लगता तरुण? कैसा? तरुण ने पूछा। मैं तो तेरी बात ही नहीं समझा। ऐसे समझो जैसे किसी ने अपनी पाठ्य पुस्तक में यह तो पढ़ा हो कि गंगा बहुत बड़ी नदी है, नरेंद्र ने समझाया, किंतु उसने कभी गंगा देखी न हो। एक दिन उसे लाकर गंगा के तट पर खड़ा कर दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा? वैसा ही लगता है मुझे ऐतिहासिक स्थानों पर पहुंचकर। मोती ने फिर पीछे की ओर देखा। अरे वह सूर्यकांति तो बहुत पीछे रह गया। नरेंद्र ने भी पलट कर देखा और वह रुक गया। अरे वह तो वहीं बैठ गया। उसने अपने मित्रों की ओर देखा। सुनो, मुझे लगता है कि वह सचमुच किसी कष्ट में है। हम में से किसी को उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। नरेंद्र दौड़ता हुआ वापस सूर्यकांति के पास आया। क्या बात है सूर्यकांति? मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नरेंद्र उसके निकट बैठ गया और अपनी हथेली से उसका माथा छूकर बोला, अरे तुम्हें तो ज्वर है, तुमने बताया ही नहीं। घर से चला तो लगा कि ठीक हूं, सूर्यकांति बोला। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी क्षमता क्षीण होती गई। नरेंद्र ने सहारा देकर उसे उठाया। सूर्यकांति को चलने में भी असुविधा हो रही थी। नरेंद्र का सहारा हटते ही वह लड़खड़ाने लगता था। नरेंद्र समझ गया कि सूर्यकांति अपने सहारे नहीं चल पाएगा। उसने उसकी बाईं भुजा को अपने कंधे पर लेकर अपनी दाईं भुजा से उसके शरीर को थाम लिया। उसका बोझ अपने ऊपर लेकर उसने धीरे धीरे उसे चलाया और सामने खड़ी एक बग्घी को आवाज देकर बुला लिया। कोचवान की सहायता से उसने सूर्यकांति को बग्घी में बिठाया। मुझे कहां ले जा रहे हो? सूर्यकांति ने पूछा। दुर्ग देखने की शक्ति अब मुझ में नहीं है भाई। हम लोग तुम्हारे घर चल रहे हैं, नरेंद्र बोला। तुम्हें विश्राम करना चाहिए। संभव है कि औषधि की भी आवश्यकता पड़े। तो फिर तुम दुर्ग कैसे देखोगे? नरेंद्र का अपना मन भी उससे यही प्रश्न पूछ रहा था कि वह दुर्ग कैसे देखेगा। वह समझ भी रहा था कि शायद वह दुर्ग नहीं देख पाएगा। मन का कोई एक भाग अवसाद में डूबता जा रहा था। इतिहास का वह पृष्ठ जिसका वह जीवंत रूप से साक्षात्कार करने जा रहा था अब उससे दूर हो गया था। किंतु मन का एक अन्य भाग जैसे उसे अपने इस स्वार्थ के लिए प्रताड़ित भी कर रहा था। अंततः वह दूसरा भाग ही विजयी हुआ और उसका उल्लास नरेंद्र की वाणी में उतर आया। मेरा दुर्ग देखना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि तुम्हारी देखभाल करना। वह निमिष भर रुका। दुर्ग वही रहेगा। मैं फिर किसी दिन जाकर उसे देख आऊंगा। सूर्यकांति ने एक निरीह दृष्टि उस पर डाली। और यदि तुम नहीं जा सके तो मुझे दोषी तो नहीं ठहराओगे? नरेंद्र हंस पड़ा। यदि मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर दुर्ग देखने चला गया तो मेरा मन मुझे दोषी ही नहीं पापी मानने लगेगा। सूर्यकांति मौन हो गया और नरेंद्र भी आत्मलीन हो गया। उसे लगा कि उसने जो कुछ कहा था उसका अनुभव स्वयं भी कहने के बाद ही किया था। उसने शायद पहली बार यह जाना था कि अपने सुख का त्याग किसी और के सुख का निमित्त बनने का आनंद अपने सुख से बहुत बड़ा होता है। और इतिहास के खंडहरों से अधिक महत्वपूर्ण जीवित मनुष्य की पीड़ा है। खंडहर प्रतीक्षा कर सकते हैं, पीड़ा की ओर तो तत्काल ध्यान देना होगा। अगला दृश्य। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ चड़क के मेले से लौट रहा था। मेले में उन सबको बहुत ही आनंद आया था, इसलिए लौटते हुए दिन भर की थकान के स्थान पर उनके चेहरों पर किसी उपलब्धि का सा उल्लास था। प्रत्येक बालक ने अपनी रुचि की कोई न कोई वस्तु मेले से खरीदी थी। नरेंद्र के हाथ में भी मेले से खरीदी गई महादेव शिव की प्रतिमा थी। हरि, तुम चड़क का मेला देखने क्यों जाते हो? सहसा नरेंद्र ने हरि से पूछा। हरि जैसे अपनी प्रसन्नता का विस्फोट सा करता हुआ बोला, मुझे मेला बहुत अच्छा लगता है। खिलौने, झूले, मिठाइयां और कितने सारे लोग। मेरा तो मन होता है कि मैं मेले में ही बैठा रहूं। मोती ने चुटकी ली। ऐसा कर हरि, तू मेले में मिठाई की दुकान खोल ले। उसे तुझे दिन रात मेले में रहने का एक कारण मिल जाएगा और हमें मुफ्त में मिठाई खाने का एक स्थान। नरेंद्र ने हरि के मन की बात जानने के लिए कम, अपने मन की बात कहने के लिए ज्यादा यह प्रश्न पूछा था। हरि का उत्तर उसे भाया नहीं तो बोला, मुझे तो मेला अच्छा लगता है क्योंकि वहां देवी देवताओं की ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। उसने अपने हाथ में पकड़ी शिव की प्रतिमा को निहारा। हरि, तुम मिठाई के स्थान पर मूर्तियों की दुकान खोल लो। उनके आगे आगे जाती एक स्त्री से अपना हाथ छुड़ाकर उसका चंचल बच्चा किसी उत्सुकतावश सड़क के बीच भाग गया। सामने से एक बड़ी बग्घी पूरे वेग से आ रही थी। कोचवान के साथ साथ ही सारी भीड़ ने देखा कि बच्चा सड़क के ठीक मध्य में था और इतनी जल्दी बग्घी के घोड़ों को रोकना उसके वश का नहीं था।
यदि उसने आकस्मिक ढंग से बग्घी को रोकने का प्रयत्न किया तो बच्चे को तो वह बचा नहीं पाएगा, हाँ, गाड़ी अवश्य उतर जाएगी। दूसरी ओर सबने बच्चे की मां की आंखों में भी देखा कि बच्चा किस संकट में था। बग्घी रोकी नहीं जा सकती थी और बच्चे को लौटाया नहीं जा सकता था। चारों ओर इतनी भीड़ थी, किंतु सब लोग स्तब्ध खड़े थे। मां ने एक हताश दृष्टि उस स्तब्ध खड़े जनसमुदाय पर डाली और फिर तर्क शून्य ममत्व के आवेश में चित्कार कर बच्चे के पीछे भागी। चारों ओर कोलाहल मच गया। प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा था कि वह मां न बच्चे को बचा सकती थी न स्वयं बच सकती थी। मां ने बालक का पीछा कर जोखिम दुगना कर दिया था और कोई भी उनकी सहायता के लिए जाएगा तो अपने आप को भी संकट में ही डालेगा, उनका संकट कम नहीं कर पाएगा। इसलिए अब सिवाय खड़े खड़े देखते रहने के और किया ही क्या जा सकता था। नरेंद्र की भी दृष्टि इस दृश्य पर पड़ी। निमेष भर में सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई और उसने निर्णय भी कर लिया। उसके पास इतना भी अवकाश नहीं था कि वह अपने हाथ में पकड़ी मूर्ति ही किसी को पकड़ा देता। उस सारे संकट को भी वह समझ रहा था। यदि सहायता करने वाले पर आने वाले संकट का विचार कर वह रुक जाता तो वह स्त्री और उसका बालक निश्चित रूप से यमलोक पहुंच जाएंगे, और यदि वह प्रयत्न करता तो कुछ संभावना तो है ही कि शायद वह उनमें से किसी को बचा ले। अकर्मण्यता की स्थिति में उनकी मृत्यु अनिवार्य थी, किंतु पुरुषार्थ उस मृत्यु को टाल भी सकता था। मूर्ति जैसे अपने आप ही उसके हाथ से फिसल गई और उसने चीते के समान छलांग लगाकर बच्चे को अपनी भुजाओं में उठा लिया। यह उसकी भी समझ में नहीं आया कि उसने उस स्त्री को घसीटकर किनारे पर पहुंचाया था या धक्का मारकर बग्घी की सीमा से परे फेंक दिया था। स्त्री को चोट तो अवश्य आई थी, किंतु वह बग्घी की चपेट में आने से बच गई थी और बग्घी चलने तथा रुकने की गति तथा स्थिति के द्वंद्व में लड़खड़ाती सी उस स्थान से आगे बढ़ गई थी। स्त्री उठी, उसने अपने बच्चे को अपनी भुजाओं में लेकर वक्ष से चिपका लिया और उसके माथे पर चुंबन किया। मेले में खरीदी हुई महादेव की मूर्ति टूट गई थी, किंतु नरेंद्र को लगा कि महादेव उस छोटे से बालक के रूप में परिणत हो गए हैं और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगला दृश्य मैं आपको क्या बताऊं काकी। भुवनेश्वरी को हरि कुछ इस प्रकार सुना रहा था जैसे वह कोई अत्यंत असाधारण और अद्भुत दृश्य देखकर आया था और उसका उस दृश्य का साक्षी होना भी उसके लिए अत्यंत उल्लास का विषय था। बिल्ले तो ऐसे कूदा जैसे कहानियों में सिंह कूदता है। मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया कि कब बिल्ले ने उसे देखा, कब वह कूदा, कब बालक को उठाया और कब उस स्त्री को परे धकेल दिया। पर एक बात है काकी, तनिक भी विलंब हो जाता तो उस बालक और उसकी माता का तो पता नहीं, किंतु बिल्ले है या तो घोड़ों की टांगों में होता या बग्घी के पहिए के नीचे। मैं कोई तेरे समान पागल हूं? नरेंद्र बोला। मैंने तो झपट कर बालक को ऐसे उठा लिया था जैसे क्रिकेट में बल्ले से उठी हुई गेंद को झपट लेते हैं, और उस स्त्री को इस प्रकार परे धकेल दिया था जैसे विकेट पर से बेल उड़ाते हैं। भुवनेश्वरी देख रही थी कि नरेंद्र कुछ संकुचित था। कदाचित वह यह प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहा था कि उसने किसी बड़े जोखिम का काम नहीं किया था। संभव है कि उसके मन में कहीं यह भय हो कि इस प्रकार के काम के लिए उसे बाबा या मां से डांट भी पड़ सकती है। किंतु भुवनेश्वरी का मन किसी अलौकिक उल्लास से विहल होकर इतना उदार हो गया था कि वह पुत्र को अपने स्नेहयुक्त चुंबनों से ढक देना चाहती थी। उसने अपने भावावेग को संयत किया और बोली, जीव से सदा इसी प्रकार एक सच्चे और वीर पुरुष के समान व्यवहार करना पुत्र। नियति की अनिवार्यता अथवा मनुष्य की असहायावस्था की आड़ लेकर यदि तू अकर्मण्य रह गया होता तो वे दो प्राणी कैसे बचते। उसे लगा जैसे किसी बहुत बड़ी बात को उसने बहुत संक्षेप में निपटा दिया है। इससे तो उसकी आत्मा को कभी तृप्ति ही नहीं होगी। उसके कान जो कुछ सुनना चाहते थे यदि वह नहीं सुन पाएगी तो कदाचित उसका यह उल्लास उन्मुक्त कंठ से हंस भी नहीं पाएगा। किसी ने तुझे कुछ कहा नहीं बिल्ले है? अरे काकी, सारी जनता तो बिल्ले को आशीर्वाद देने के लिए टूट ही पड़ी, भीड़ की भीड़, हरि बोला, और वह तो इस पर बलिहारी ही जाती थी। भुवनेश्वरी को लगा कि अब वह अपने आप को रोक नहीं पाएगी। उसने नरेंद्र के सिर पर आशीष का हाथ रखा और उसकी दृष्टि से अपनी इस मुग्ध विहल स्थिति को छिपा लेने के लिए उसे अपने साथ लिपटा लिया। अध्याय 14 है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र द्वारा अंग्रेजी भाषा न पढ़ने की जिद। शुरू करते हैं। घंटी बजी और अध्यापक कक्षा में आए। लड़कों ने पुस्तकें खोलकर अपने सामने रख ली, किंतु अध्यापक का ध्यान पुस्तक की ओर नहीं था। वे तो एक नई ही चर्चा लेकर आए थे।
मैं चाहता हूं कि अब तुम लोगों में से कुछ मेधावी छात्र अंग्रेजी पढ़नी भी आरंभ कर दें। मैंने इस कार्य के लिए जिन विद्यार्थियों को चुना है उनमें से पहला नाम है नरेंद्र नाथ दत्त का। दूसरा, किंतु नरेंद्र ने अध्यापक को आगे बढ़ने नहीं दिया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुरु महाशय, यदि आप अन्यथा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें एक विदेशी भाषा क्यों पढ़नी चाहिए? अध्यापक ने आश्चर्य से नरेंद्र को देखा। क्या तुम देख नहीं रहे कि सब और पढ़े लिखे लोगों में अंग्रेजी पढ़ने की होड़ लगी हुई है? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि सौभाग्य ने स्वयं आकर तुम्हें यह अवसर दिया है। नरेंद्र ने अध्यापक से सहमत हो पा रहा था और न उनका तर्क उसकी समझ में आ रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह इतना उग्र विरोध करे कि भविष्य में गुरु महाशय कभी इस प्रकार का प्रस्ताव करने का साहस ही न करे। किंतु उस आवेश में भी वह सजग था कि उसे न तो कक्षा का अनुशासन तोड़ना है और न अपने अध्यापक का अपमान करना है। उसने स्वयं को अनियंत्रित होने से रोकते हुए और अपने आवेश को यथासंभव नियंत्रित करते हुए कहा, होड़ में सम्मिलित होना तो केवल भेड़ों की वृत्ति होती है गुरु महाशय। इसलिए मैं पूछता हूं कि हमें एक विदेशी भाषा पढ़ाने का अथवा हम पर एक विदेशी भाषा आरोपित करने का किसी को क्या नैतिक अधिकार है? अध्यापक हतप्रभ खड़े रह गए। उन्होंने अपने किसी भी छात्र से इस प्रकार की उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की थी। और फिर यह तो अंग्रेजी पढ़ने का विरोध कर रहा था, अंग्रेजी पढ़ने का, जिसको पढ़ने के लिए लाखों लोग लालायित थे। वह मात्र विरोध ही नहीं कर रहा था। उसे देखकर तो लगता था जैसे उसके मन में कोई भयंकर पीड़ा हो रही हो, जैसे किसी ने उसका घोर अपमान कर दिया हो अथवा किसी ने उसकी कोई बहुत ही प्रिय वस्तु छीनने का प्रयत्न किया हो। उसके चेहरे पर अपमान के साथ साथ घोर अनिष्ट के भाव थे। उन्होंने उसे अबोध जानकर समझाने का प्रयत्न किया। हम सब जानते हैं कि आज का सारा आधुनिक ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी में ही है। सारे उन्नत तथा विकसित संसार की भाषा अंग्रेजी ही है। उस भाषा का ज्ञान पाकर तुम्हें सारे संसार का ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। क्या तुम यह नहीं चाहते? वे कुछ रुके और अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए बोले, संसार के सारे विद्वान अधिक से अधिक भाषाएं सीखना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई भी विदेशी भाषा अथवा अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। नरेंद्र पूर्ववत आवेश में बोला, मैं तो यह कह रहा हूं कि अपनी भाषा में पूर्ण दक्षता प्राप्त किए बिना ही विदेशी भाषा को पढ़ने का क्या लाभ है? नरेंद्र ने भी रुककर अपने अध्यापक को कुछ इस प्रकार देखा जैसे वह अपने मन की बात बिना शब्दों के उनके मन में उतार देना चाहता है। अपने देश के उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात किए बिना विदेशी ज्ञान को प्राप्त करने में हानि ही हानि है। अपनी जड़ें जमाए बिना कोई भी पौधा न फूल खिलाता है और न फल उत्पन्न करता है। अध्यापक को लगा कि नरेंद्र के चिंतन में कहीं कोई व्यतिक्रम है। वह उनकी बात को उसके ठीक रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा। वह अपनी आकांक्षाओं के बवंडर में यह समझ नहीं पा रहा कि कोई उससे कुछ छीन नहीं रहा, उसे कुछ अतिरिक्त दिया ही जा रहा है। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो उससे तुम्हें बंगला पढ़ने से कोई रोकेगा तो नहीं? वे उसे समझाते हुए पुनः बोले, तुम उसके बाद भी बंगला पढ़ सकते हो। पढ़ तो सकता हूं, किंतु ऐसा होता नहीं है। नरेंद्र का उग्र भाव अभी शमित नहीं हुआ था। जो बच्चा अपनी मां को भी अभी पहचानता भी न हो, उसे यदि किसी अन्य स्त्री की गोद में दे दिया जाए तो उसके मन में अपनी मां के प्रति प्रेम कैसे विकसित होगा? गुरु महाशय ने भी स्वयं को एक लंबी बहस के लिए तैयार कर लिया था। वे समझ गए थे कि यह लड़का सहज ही सहमत नहीं होगा। बोले, पर इसमें हानि ही क्या है? जिसे अपना घर अच्छा लगता है वह अपने घर में रहे, जिसे विदेश अच्छा लगता है वह विदेश में रहे। अपनी मां से तो नैसर्गिक प्रेम होता ही है, मौसी से भी प्रेम हो जाए तो बुरा क्या है? नरेंद्र का चेहरा रोष से लाल हो गया। उसे स्वयं भी लगा कि अब वह अपने आप को बहुत नियंत्रित नहीं कर पाएगा। बोला, गुरु महाशय, पता नहीं आप जानते नहीं हैं या जानना चाहते नहीं हैं। जिन बच्चों को आरंभ से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी वे अपनी भाषा बंगला अथवा संस्कृत का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और फिर जिस समाज की भाषा से हम अपरिचित रहते हैं उस समाज की संस्कृति और समस्याओं से भी हम अपरिचित रह जाते हैं। हम न उस साहित्य को समझते हैं, न उसकी कलाओं को और न उसके धर्म को। आरंभ से ही अंग्रेजी पढ़ाकर आप इस देश में एक ऐसा नया वर्ग उत्पन्न करेंगे जिसे न इस देश का परिचय होगा और न इससे सहानुभूति। देश के भीतर ही देश के शत्रु उत्पन्न करना चाहते हैं आप। इस समय तक नरेंद्र जैसे अपने और अध्यापक के बीच की दूरी को सर्वथा भूल चुका था।
अब उसके मन में न तो स्वयं को नियंत्रित करने की इच्छा थी और न स्वयं को संयत करने का कोई प्रयत्न। अध्यापक के मन में भी रोष भर आया। हमारे विद्यालय की शिक्षा नीति तुम्हारी मान्यताओं से निर्धारित नहीं होगी, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी ही होगी। नरेंद्र को लगा जैसे वह फट पड़ेगा, किंतु वह यह भी जानता था कि वह मात्र एक विद्यार्थी है। अध्यापक ने ठीक ही कहा था कि विद्यालय की शिक्षा नीति उसके चिंतन और उसकी इच्छा से निर्धारित नहीं होगी। उसे अंग्रेजी तो पढ़नी ही पड़ेगी। नरेंद्र को अपनी असहायता का ऐसा बोध पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अश्रु छलक आए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और कक्षा से बाहर निकल आया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके आंसू देखे, किंतु आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे इस प्रकार रोना क्यों आ रहा था। उसकी कोई ऐसी क्षति तो नहीं हुई थी जिस पर उसे इस प्रकार रोना पड़े। वह तो मात्र एक मतभेद था जो उसने प्रकट भी कर दिया था, किंतु जितना ही वह सोचता जा रहा था उतनी ही तीव्रता से उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी प्रिय वस्तु छीनने का प्रयत्न कर रहा है, और वह अपनी क्षमता भर प्रतिरोध करने पर भी उस वंचना को रोक नहीं पा रहा। पीड़ा तो ऐसी थी जैसे मन में कोई गहरा घाव हो जो थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात स्वयं ही रिसने लगता हो। ऊपर से लाख पट्टी बांधी जाए, उसका रिसना तो रुक नहीं सकता। अगला दृश्य। घर पहुंच बस्ता अपने कमरे में पटक वह भुवनेश्वरी के पास चला गया। आज संयोग से विश्वनाथ भी घर पर ही थे। उन दोनों ने चकित दृष्टि से नरेंद्र को देखा। कोई भी समझ सकता था कि नरेंद्र आज कुछ बदला हुआ था। यह उसका स्वाभाविक रूप नहीं था। क्या बात है विलय? भुवनेश्वरी ने पूछा। मां, विद्यालय वालों के मन में जो आएगा वह सब कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या? नरेंद्र आक्रोशपूर्ण स्वर में बोला। पढ़ना मुझे है और मेरी अपनी इच्छा का कोई महत्व ही नहीं है। भुवनेश्वरी यह तो नहीं समझ पाई कि नरेंद्र इतना क्षुब्ध क्यों है, किंतु समस्या का कुछ अनुमान उसने कर लिया था। फिर भी अपनी राय प्रकट करने से पहले उस स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उचित था। नरेंद्र के प्रश्न का कोई सीधा उत्तर देने के स्थान पर उसने पहले नरेंद्र को शांत कर लेना आवश्यक समझा। विलय, वह तुम्हारे गुरु महाशय द्वारा पूजा कक्ष में लगाई गई कक्षा तो है नहीं। वहां क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा इसका निश्चय तो तुम्हारे अध्यापक, गुरुजन और विद्यालय के अधिकारी ही करेंगे न। तुम्हारी या तुम्हारे माता पिता की इच्छा का उसमें क्या महत्व हो सकता है? और वैसे भी पुत्र, बालकों को कहां पता है कि क्या उनके हित में है और क्या नहीं। बालकों की बुद्धि के परिपक्व होने तक इन सब का निर्णय तो गुरुजन ही करते हैं। नरेंद्र शांत होने के स्थान पर हतप्रभ ही अधिक हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि वे लोग मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे? क्या बात है नरेंद्र? विश्वनाथ ने उन दोनों के वार्तालाप में हस्तक्षेप किया। क्या विद्यालय में तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? हाँ, हमारे अध्यापक कह रहे थे कि अब मुझे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। नरेंद्र ने कुछ इस प्रकार बताया जैसे उसे कोई अपराध करने के लिए कहा जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे लोग सबको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, विश्वनाथ बोले, पर उन्होंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए चुना है। यह तो प्रसन्नता की बात है नरेंद्र। विश्वनाथ की यह टिप्पणी नरेंद्र को तनिक भी अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि बाबा भी उसके अध्यापक से मिल गए हैं, जिसकी उसे तनिक भी आशा नहीं थी। उसने कठोर आंखों से विश्वनाथ को देखा और बोला, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। कोई मुझसे मेरा सारा अस्तित्व छीनने का प्रयत्न कर रहा है और आप कह रहे हैं कि यह प्रसन्नता की बात है। जिस प्रकार वह अपनी कक्षा से निकल आया था अपना विरोध जताने के लिए, वह ठीक उसी प्रकार इस कमरे से भी निकल गया। पैर पटकता हुआ वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां परिवार के बच्चों के साथ नरसिंह दत्त सोया करते थे। नरसिंह दत्त अकेले लेटे कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने पुस्तक से आंखें हटाकर नरेंद्र को देखा। उसके हृदय का सारा क्षोभ उसके चेहरे पर अंकित था। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह असाधारण रूप से व्याकुल ही नहीं, पूर्णिमा के सागर के समान अत्यंत क्षुब्ध था। क्या बात है विलय, इतने विचलित क्यों हो? नरेंद्र तो पूछे जाने की ही प्रतीक्षा में था। नरसिंह दत्त के इस प्रश्न से वह फट पड़ा। देखिए न ठाकुरदा, विद्यालय में ये लोग मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। अभी बंगला और संस्कृत तो मुझे अच्छी तरह आई नहीं, अपने देश की कोई और भाषा मैंने सीखी नहीं, और ये चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़कर अपने देश के लिए पराया हो जाऊं। उसके क्षोभ को समझने में नरसिंह दत्त को कई क्षण लग गए। फिर जब समझ गए तो शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है? तुम अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और बंगला भी पढ़ते रहना, मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाया करूंगा।
उनके इस आश्वासन से शांत होने के स्थान पर नरेंद्र और भी उद्वेलित हो उठा। उसका क्षोभ जैसे अपने चरम उत्कर्ष पर था। पर अंग्रेजी अभी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर सकती? आप लोग सब समझते हैं कि वे लोग मुझे संस्कृत और बंगला के अतिरिक्त अंग्रेजी का ज्ञान देना चाहते हैं, किंतु आप लोग उनका षड्यंत्र नहीं देख पा रहे हैं कि वे लोग मुझसे मेरी अपनी भाषा छीनकर मुझे एक पराई भाषा थमा देना चाहते हैं और इस प्रकार मुझे एक द्वितीय कोटि का पराश्रित जीव बना देना चाहते हैं। नरेंद्र को लगा कि वह यहां अब और नहीं ठहर पाएगा। यदि यहां ठहरा तो उसके मुख से कुछ न कुछ ऐसा अवश्य निकल जाएगा जिसे बड़ों के शब्दकोश में अभद्रता कहा जाता है। नरसिंह दत्त ने नरेंद्र को समझाने के लिए बात आरंभ की थी। वह कुछ देर और ठहरता तो वे उसे यह भी समझाते कि उनका पुत्र राम भी तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। अंग्रेजी के माध्यम से ही तो वह आधुनिक डॉक्टरी पढ़ रहा है, नहीं तो गांव का एक साधारण वैद्य बनकर ही रह जाता। किंतु तभी नरेंद्र की पीड़ा नरसिंह दत्त के मन में भी समा गई। नरेंद्र छोटा सा बच्चा है तो क्या हुआ, उसने यह बात समझ ली है जो प्रौढ़ नरसिंह दत्त और उनका मेधावी पुत्र राम दोनों ही नहीं समझ पाए थे। इस विदेशी भाषा के माध्यम से पाए ज्ञान के कारण ही तो उनका राम इतना पराया हो गया था। वह राम जो बाल्यावस्था में आस्थावान वैष्णव था, अपनी इस विद्या के कारण वज्र नास्तिक होता जा रहा है। वे स्वयं देख रहे हैं कि वह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है, आस्तिकता का विद्रूप बना रहा है, किंतु वे कुछ नहीं कर सकते। पर इतना सा नरेंद्र इस षड्यंत्र के तल तक कैसे देख सका? नरसिंह दत्त ने चकित होकर अपने आप से प्रश्न किया। उन्हें लगा कि वे प्रसन्न हैं कि कोई तो इस षड्यंत्र को समझ सका, किंतु तत्काल ही उन्होंने पुनः स्वयं से पूछा, आखिर वे चाहते क्या हैं? उनकी अपनी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या चाहते हैं। वे यह तो चाहते हैं कि नरेंद्र अंग्रेजी पढ़कर अपना विकास करे, किंतु वे यह नहीं चाहते कि वह भी राम के समान नास्तिक हो जाए और ईश्वर का परिहास करे। अध्याय 15, जिसका शीर्षक है बालक नरेंद्र को ब्रह्म दैत्य से डराना व उसके ज्ञान की परीक्षा लेना। शुरू करते हैं। नरेंद्र गोपू के घर खेलने के लिए गया था। कमरे में बैठे हुए अभी वे दोनों सोच ही रहे थे कि कौन सा खेल खेलें कि बाहर से ऊंचे स्वर में किसी के डांटने की आवाज सुनाई दी। वाणी प्रखर थी और शब्द अत्यंत स्पष्ट। निर्लज हो एकदम, लज्जा नहीं आती? रष्ट पुष्ट हो, युवा हो, शरीर में ताकत है, जाओ खटो, कुछ परिश्रम करो, कुछ पसीना बहाओ। निर्लज के समान द्वार द्वार भीख मांगते मत घूमो। नरेंद्र ने आश्चर्य से गोपू की ओर देखा। किसका स्वर है? पिताजी किसी साधु को डांट रहे हैं, गोपू ने बताया। नरेंद्र चकित रह गया। तुम्हारे पिताजी यह सब एक साधु से कह रहे हैं? हाँ, गोपू के स्वर में गर्व का भाव था। मेरे पिता भिक्षुकों के घोर शत्रु हैं, वे किसी को भी भिक्षा नहीं देते। नरेंद्र की समझ में गोपू का यह गर्व नहीं आया। यह सोच सोचकर उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था कि कोई व्यक्ति किसी साधु से ऐसी अभद्र बातें भी कह सकता है। पर साधु तो सन्यासी होता है, वह साधारण भिक्षुक नहीं होता। साधु को कहीं यह कहा जाता है कि वह जाकर अपने श्रम से अपनी आजीविका कमाए? नरेंद्र ने कुछ चकित होकर कहा। क्यों? जब सब लोग अपने लिए आजीविका कमाते हैं तो साधु ही क्यों न कमाए? मेरे पिताजी भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने के विकट विरोधी हैं। गोपू का आत्म गौरव तनिक भी नहीं डोला था। नरेंद्र पर गोपू के इन विचारों का सर्वथा विपरीत प्रभाव पड़ा। उसे लगा कि उसके भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फूटा हो और उसका सारा लावा उसके वक्ष पर आकर संचित हो गया हो। वह यदि अपना विरोध प्रकट नहीं करेगा तो उसका वक्ष जैसे फट जाएगा। तुम कहते हो कि जब सब लोग अपनी आजीविका कमाते हैं तो सन्यासी ही अपनी आजीविका स्वयं क्यों न कमाए? नरेंद्र आवेश में बोला। सब लोग अपने अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों के पीछे पड़े हैं, इसलिए वे अपनी अपनी आजीविका कमा रहे हैं। सन्यासी ने सबसे पहले अपना स्वार्थ छोड़ा है, भौतिक सुखों की कामना छोड़ी है, अपने पराये का भेद छोड़ा है, अपना अहंकार छोड़ा है, ईश्वर पर निर्भर रहना सीखा है। इसलिए वह अपनी आजीविका के लिए समाज पर और उससे भी बढ़कर ईश्वर पर निर्भर रहता है। और तुम उसे मनुष्य के तुच्छ स्वार्थों की ओर वापस धकेलना चाहते हो कि वह अपने लिए कमाए, अपने परिवार का पेट पाले और शेष सारे समाज को वंचित करे। गोपू ने आश्चर्य से उसे देखा। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं विले। गोपू के वाक्य में छिपी प्रशंसा की ध्वनि से नरेंद्र तनिक भी संतुष्ट नहीं हुआ।
वह बोला, सोचना चाहिए, नहीं सोचा था तो अब सोचो। तुमने भिक्षा की एक मुट्ठी के लिए फैली उसकी हथेली देखी है, किंतु उसके द्वारा जीवन के सुखों का त्याग नहीं देखा। संन्यास भिक्षा मांगने का साधन नहीं है। किसी अमार्जनीय ऊर्जा के अभिभूत होकर नरेंद्र ने अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। यह देखो, यह है संन्यास रेखा। मेरे हाथ में भी है यह रेखा। अंततः मुझे भी सन्यासी ही बनना है। इस उद्घाटन से गोपू जैसे आतंकित हो गया। उसके सामने खड़ा यह नरेंद्र जैसे उसके साथ प्रतिदिन खेलने वाला बालक विलेह नहीं था, यह तो कोई और ही था, जो इस वय के लिए अबोध गम्य जीवन की अनेक समस्याओं के विषय में गंभीर चिंतन करता था, जो गोपू की दृष्टि से असाधारण ज्ञानी था और भूत तथा भविष्य को जानता था। गोपू के मुख से अनायास ही निकला, तुम्हें यह सब किसने बताया है? मैंने ज्योतिष की पुस्तकों में पढ़ा है। नरेंद्र मुस्कुराया। तुम ज्योतिषी भी हो? गोपू ने घबराकर पूछा। नरेंद्र खुलकर हंस पड़ा। अपने विद्यालय का तो मैं सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। अपनी कक्षा के किसी भी लड़के की हथेली पर मुझे यह रेखा नहीं मिली है। गोपू का मन उदास हो गया। तुम संन्यास लोगे? मैं तो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। नरेंद्र के स्वर में असाधारण उल्लास था। तुम्हें संन्यास अच्छा लगता है? गोपू ने जैसे कुछ न समझते हुए कहा। नरेंद्र ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर अन्य मनस्क हो गया। मुझे संन्यास बेहद आकर्षित करता है। मैं कक्षा के हर लड़के से पूछता हूं कि क्या उसके पूर्वजों में से कभी किसी ने संन्यास धारण किया था। यदि कोई लड़का यह कहता है कि उसके वंश में कभी कोई व्यक्ति सन्यासी हो गया था, तो मुझे वह लड़का भी अत्यंत प्रिय लगने लगता है। संन्यास के प्रति इस सम्मोहन का कारण मैं नहीं जानता, किंतु मेरी आत्मा को जितना सुख और संतोष संन्यास की बात सोचकर मिलता है, उतना और किसी बात से नहीं मिलता। गोपू अवाक बैठा नरेंद्र की ओर देखता रह गया। सहसा उस गंभीर नरेंद्र के भीतर कहीं सोया हुआ खिलंडरा विलेह जाग उठा। वह अपने सहज चंचल रूप में प्रकट हुआ। चलकर खेलते हैं, बातें बहुत हो गई। नरेंद्र ने गोपू के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह उसकी बाह पकड़कर उसे इस प्रकार उठा लाया जैसे गोपू की अपनी कोई इच्छा ही न हो। गोपू भी उसकी छाया के समान चुपचाप उसके साथ चला आया। वे लोग गोपू की वाटिका में आ गए। नरेंद्र अपने प्रिय चंपक वृक्ष की मोटी शाखा में अपने पैर फंसाए उल्टा लटक कर झूलने लगा। गोपू कुछ दूरी पर खड़ा उसकी बेताल मुद्रा का यह खेल देख रहा था। इच्छा तो उसकी भी हो रही थी कि वह उसी के समान लटक कर झूले, किंतु न तो उसे लटकने का साहस हो रहा था और न ही उसे अपनी टांगों में इतनी शक्ति होने का ही विश्वास था। तुम जानते हो मुझे इसी गाछ पर झूलना क्यों अच्छा लगता है? नरेंद्र ने पूछा। नहीं तो, पर मैं यह जानता हूं कि तुम झूलते इसी वृक्ष पर हो। क्या यह बहुत सुविधाजनक है? गोपू ने पूछा। नरेंद्र हंसा। जब चमगादड़ के समान उल्टा लटक कर ही झूलना है तो सुविधा क्या और असुविधा क्या? तो फिर इसी गाछ पर क्यों झूलते हो? गोपू ने पूछा। नरेंद्र ने उसे इस प्रकार देखा जैसे वह कोई बहुत महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटित करने वाला हो। यह चंपक वृक्ष है बुद्धू। महादेव शिव को इसके पुष्प बहुत प्रिय हैं। मुझे महादेव प्रिय हैं, इसलिए यह वृक्ष भी मुझे प्रिय है। गोपू के वृद्ध दादा घर से बाहर निकले। उन्होंने अपनी धुंधली दृष्टि से देखा कि चंपक वृक्ष पर कोई उल्टा लटक कर झूल रहा है, किंतु इतनी दूरी के कारण स्पष्ट नहीं हुआ कि झूलने वाला कौन है। उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर हथेली जमाई और उसकी ओट में देखा, किंतु चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर मान लिया कि वह और कोई नहीं गोपू ही होगा। गोपू, ओ गोपू! उनकी वाणी में अधिकार भी था और विरोध भी। गोपू भागकर दादा के पास पहुंचा। चकित था कि सामान्यतः मीठा बोलने वाले दादा इस समय कठोर क्यों हो रहे हैं। क्या है ठाकुरदा? दादा की धुंधली दृष्टि ने भी इतना तो देख ही लिया कि गोपू उनके पास खड़ा था, फिर भी वृक्ष पर कोई झूल रहा था। चंपक वृक्ष पर कौन लड़का झूल रहा है रे? विलेह है। दादा का स्वर कोमल हो गया। उन्हें खेद हुआ कि अपने पोते के प्रति व्यर्थ ही क्रोध जताया। कदाचित उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही अपनी वाणी को अत्यधिक मधुर और मृदुल बनाते हुए बोले, बेटा, चंपक का वृक्ष कच्चा होता है। तेरा यह विलेय उस पर झूल झूल कर उसे तोड़ डालेगा
तो हम महादेव को अर्पित करने के लिए चंपक के पुष्प मांगने कहाँ जाएंगे? उसे मना कर दे, वह उस पेड़ से दूर ही रहा करे। गोपू संकुचित हो उठा। नरेंद्र उसका मित्र था, और मित्र भी ऐसा जो प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ा चढ़ा होने पर भी उससे सर्वथा बराबरी का व्यवहार करता था। नरेंद्र ने चाहे उस पर कभी अपना रोब नहीं जमाया, किंतु गोपू मन ही मन उसका रोब और बड़प्पन स्वीकार करता था। ऐसे मित्र को वह कैसे इस प्रकार का आदेश दे कि वह उसके पार के वृक्ष पर झूला ही न करे? मैं कैसे मना कर दूं ठाकुरदा? उसे इस गाछ पर झूलना बहुत अच्छा लगता है। दादा का मन तो भड़का, किंतु अभी अभी पोते को डांट कर गिलानी का अनुभव कर चुके थे, इसलिए आवाज को ऊंचा उठाए बिना ही बोले, तुझसे मना नहीं होता तो मैं मना कर देता हूं। वे नरेंद्र की ओर चल पड़े। गोपू घबरा गया, जाने दादा नरेंद्र को क्या भला बुरा कहते। इससे तो कहीं अच्छा था कि वह स्वयं ही अपने ढंग से उसे समझा देता कि उसके दादा को उसका चंपक पर झूलना पसंद नहीं है। वह लपक कर दादा के बराबर आया और बोला, ठाकुरदा, आप उसे डांटेंगे क्या? अरे नहीं, डांटने की क्या आवश्यकता है। दादा बहुत ही मधुर तथा आश्वस्त स्वर में बोले, बस जरा समझा दूंगा, बच्चा ही तो है, समझ जाएगा। मजाल है कि फिर कभी इस पेड़ पर झूल जाए। झूलना तो दूर, वह तो इसके निकट भी नहीं फटकेगा। गोपू समझ नहीं पाया कि उसके दादा के मन में क्या है, किंतु उसका भय इस आश्वासन से कुछ कम अवश्य हो गया कि दादा नरेंद्र को डांटेंगे नहीं। दादा धीरे धीरे किंतु दृढ़ मुद्रा में चलते हुए नरेंद्र के पास आए। गोपू तटस्थ दृष्टा की भांति एक ओर खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि दादा ऐसा कौन सा चमत्कार करने जा रहे हैं जिससे नरेंद्र को डांट भी नहीं पड़ेगी और वह चंपक के वृक्ष के निकट भी नहीं फटकेगा। उसकी मुद्रा ठीक ऐसी थी जैसे वह अपेक्षा कर रहा हो कि अभी अभी दादा अपने थैले में से खरगोश निकालकर उसे चकित कर देंगे। नरेंद्र ने वृक्ष पर लटके लटके ही दादा को नमस्कार किया तो दादा बोले, अरे बिले है, इस वृक्ष पर मत झूलाकर बेटा। नरेंद्र वृक्ष से नीचे उतर आया और आकर दादा के सम्मुख खड़ा हो गया। वह अत्यंत शालीन किंतु अधिकार पूर्ण स्वर में बोला, क्यों ठाकुरदा? दादा इस प्रश्न के लिए पूर्णतः तैयार थे। वे एक ऐसे सधे हुए अभिनेता के समान बोले जो अपनी भूमिका का अनेक बार पूर्वाभ्यास कर चुका हो। अरे, इस वृक्ष पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। बड़ी बड़ी लाल और डरावनी आंखें हैं उसकी, लंबे लंबे सफेद बाल हैं। काली रातों में उसकी सफेद चादर बहुत लोगों ने देखी है। जो उसे एक बार देख लेता है उसके तो भय के मारे प्राण ही निकल जाते हैं। नरेंद्र ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और पूछा, और क्या होता है ठाकुरदा? दादा ने एक ही दृष्टि में भांप लिया कि वे अपनी इस कथा के माध्यम से नरेंद्र के मन में भय नहीं उपजा पाए हैं। समझ गए कि इस लड़के के लिए कथा को कुछ और भयंकर बनाना होगा। बोले, और क्या बताऊं बेटा, जो कोई उसके इस वृक्ष पर झूलता है रात को दैत्य उसकी गर्दन ही मरोड़ देता है। दादा ने अपनी बात समाप्त कर नरेंद्र पर दृष्टिपात किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र के चेहरे पर न भय था न जिज्ञासा। एक स्पष्ट विरोध नरेंद्र के चेहरे पर उभर आया था। नरेंद्र ने जैसे दादा से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्भीक स्वर में पूछा, आज तक उसने किस किस की गर्दन मरोड़ी है ठाकुरदा? कुछ क्षणों के लिए दादा असमंजस में चुप खड़े रह गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि नरेंद्र उन लोगों का नाम पता भी पूछ बैठेगा जिनकी गर्दनें ब्रह्म दैत्य ने मरोड़ी थी। पर अब कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था, नहीं तो न केवल यह कल का छोकरा उनका उपहास करेगा, वरन उसका साहस भी बढ़ जाएगा और वह इस वृक्ष के लिए भयंकर संकट सिद्ध होगा। उन्होंने अपनी वाणी को अधिक से अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न करते हुए कहा, उसके भय के कारण कोई वृक्ष के निकट ही नहीं आता है बेटा, तो फिर वह किसकी गर्दन मरोड़े? दादा ने अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए कहा, वैसे हमने सुना है पहले जब लोगों को मालूम नहीं था तब कई बेचारे परदेसी अपने अज्ञान में ही मारे गए। और चलते चलते दादाजी ने जोड़ा, जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था बेटा, नहीं तो तुमने भी अवश्य सुना होता। यह तो बहुत भयंकर बात है ठाकुरदा, इससे तो सबको सावधान रहना चाहिए, नरेंद्र ने अत्यंत विनीत मुद्रा में कहा। दादा समझ नहीं पाए कि वह सचमुच ही उनसे सहमत हो गया था या उनका उपहास कर रहा था।
उनके लिए सुविधाजनक यही था कि वे मान लेते कि नरेंद्र उनसे सहमत हो गया था। बोले, हाँ बेटा, तू तो बहुत समझदार है। अपने मित्रों को भी यह बात समझा देना। दादा अपनी आंखों में एक रहस्यमय आनंद लिए मुड़कर चले गए। दोनों लड़के जाते हुए दादाजी को देखते रहे। उन दोनों की आंखों में चमक थी, किंतु उसका कारण अलग अलग था। दादा आंखों से ओझल हो गए तो नरेंद्र पूर्ण विश्वस्त ढंग से धीरे धीरे चलकर चंपक वृक्ष तक आया और उसी डाली पर लटक गया जिस पर वह दादा के आने से पहले झूल रहा था। गोपू की आंखों की चमक विलीन हो गई और उसने फटी फटी आंखों से नरेंद्र की ओर देखा। अरे बिले है, तू फिर लटक गया। दादा की कथा का रहस्य न जानने के कारण गोपू डर गया था। तुझे उस ब्रह्म दैत्य का तनिक भी भय नहीं है? नरेंद्र वृक्ष से उतरकर गोपू के पास आया और स्नेह सिंचित स्वर में बोला, कैसा मूर्ख है तू। किसी ने कहा और तूने मान लिया। अरे यदि इस वृक्ष पर ब्रह्म दैत्य होता तो वह कब का मेरी गर्दन मरोड़ चुका होता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ हंसा। आज पहली बार तो मैं इस वृक्ष पर झूल नहीं रहा। किंतु गोपू इतनी सुविधा से यह मान लेना नहीं चाहता था कि उसके दादा की बात में कुछ भी सत्य नहीं था। बोला, तो फिर ठाकुरदा। नरेंद्र की वाणी में असाधारण तेज था। किसी की बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि किसी ने तुमसे कहा है या तुमने उसे किसी पुस्तक में पढ़ा है। तुम स्वयं उस सत्य को खोजो, अपनी आंखों से उसे देखो और तब उस पर विश्वास करो। नरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं कि लोग अज्ञान में भी झूठ बोलते हैं और जानबूझकर भी। कथावाचक महाशय ने भी झूठ कहा था कि केले के प्रत्येक बगीचे में हनुमान जी निवास करते हैं। मैंने उनका विश्वास किया था और कितना पीड़ित हुआ था मैं। नरेंद्र फिर से जाकर चंपक वृक्ष की उसी डाली पर इस प्रकार झूलने लगा जैसे अभी अभी कुछ विशेष घटा ही न हो। गोपू उसे कुछ ऐसी दृष्टि से देख रहा था जैसे इस नरेंद्र को उसने आज पहली बार देखा हो। तुझे एकदम भय नहीं लगता? अंततः गोपू के मुख से वाणी फूटी। किसी से भी? भय का कोई औचित्य भी तो हो, नरेंद्र बोला। ब्रह्म दैत्य तो ब्रह्म दैत्य, गोपू जैसे अपने आप से कह रहा था। मुझे तो अपने बाबा और ठाकुरदा से भी इतना भय लगता है कि तुम भय, प्रेम और सम्मान का मिश्रण कर सबको ही भय कह रहे हो। नरेंद्र हंसा। तभी गोपू के पिता वहां आ खड़े हुए। वे गोपू की खोज में निकले थे और उसे यहां नरेंद्र के साथ गप्पे मारते देख ठहर गए थे। उनके मन में खींच पनपी। नरेंद्र रोज ही यहां आ जाता है, स्वयं तो पढ़ता नहीं, गोपू को भी पढ़ने नहीं देता। ऐसी मित्रता का क्या लाभ जो बच्चे के भविष्य के लिए हानिकारक हो। उनके मन में कुसंगति की निंदा और सत्संगति की प्रशंसा संबंधी अनेक सूक्तियां गूंजने लगी। उनका पुत्र सचमुच ही कुसंगति में फंस गया था और न उसके नुकसान को समझता था, न ही उसे निकलने का कोई मार्ग जानता था। ऐसे में पिता को ही उसकी सहायता करनी होगी। अपने पुत्र के भविष्य को लेकर उद्विग्न होने वाले पिता के रूप में उन्हें न मर्यादा का ध्यान रहा और न ही शिष्टाचार का। कुछ उग्र स्वर में बोले, नरेंद्र, तुम सारा दिन खेलते ही रहते हो या कुछ पढ़ते भी हो? नरेंद्र ने गोपू के पिता के इस प्रश्न में छिपे अपने प्रति तिरस्कार को पहचाना, किंतु आहत होकर वहां से हट जाने के स्थान पर उनकी भ्रांति दूर करने के लिए निर्द्वंद स्वर में बोला, मैं दोनों काम करता हूं। गोपू के पिता सहज ही नरेंद्र की बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने अविश्वास को स्पष्ट रूप से प्रकट करने में कोई संकोच भी नहीं किया था। बोले, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो जब भी देखता हूं तुम्हें कभी इस पेड़ से टंगे देखता हूं तो कभी उस पेड़ से। क्या पढ़ते होगे तुम? नरेंद्र कुछ आहत भाव से मुस्कुराया। यदि आप विश्वास न करना चाहें तो मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता। नरेंद्र की निर्भीकता से गोपू के पिता अप्रभावित नहीं रह सके। उन्हें महसूस हुआ कि अपने आवेश में कदाचित उन्होंने इस बालक के साथ कुछ ज्यादती कर दी है। वह इतना छोटा बालक नहीं था जो अपने मान सम्मान के प्रति सहज नहीं होता, किंतु तत्काल घुटने टेक देना, अपनी भूल को स्वीकार कर लेना उन्हें अपने लिए सम्मानजनक नहीं लगा। बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमने संतोषजनक ढंग से दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। नरेंद्र को अच्छा नहीं लगा कि वह उस व्यक्ति को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे जो अकारण ही उस पर प्रत्यक्ष रूप से झूठ बोलने का लांछन लगा रहा था।
किंतु चुनौती को छोड़कर पीछे हटना भी उसके मनोनुकूल नहीं था। बोला, पूछिए। अच्छा यह बताओ कि वृक्ष से टूटकर आम गिरता है तो पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है, आकाश की ओर क्यों नहीं उड़ जाता? गोपू के पिता ने पूछा। क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर खींच लेती है। नरेंद्र के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे गोपू के पिता ने उससे अत्यंत साधारण प्रश्न पूछकर उसके ज्ञान का अपमान किया था। तो फिर वही शक्ति आकाश पर उड़ते हुए पक्षी को खींचकर भूमि पर क्यों नहीं ला पटकती? गोपू के पिता अपने परीक्षण को और कठोर करते चले गए। वह पक्षी को भी लगातार खींच रही है, किंतु पक्षी उसके विरुद्ध अपनी ऊर्जा के आधार पर उड़ता है। नरेंद्र बोला, उसकी उस ऊर्जा का समाप्त होना ही उसकी थकान है। यदि थककर ऊर्जाहीन होने पर भी वह उड़ने का प्रयत्न करेगा तो आम के समान ही पृथ्वी पर आ गिरेगा, जाकर चंद्रमा से नहीं चिपकेगा। गोपू के पिता कुछ हतप्रभ से हो गए। वे नरेंद्र को किसी भी निकष पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते थे, किंतु अभी पराजय स्वीकार करने की स्थिति नहीं आई थी। अपनी ओर से उन्होंने एक और कठिन प्रश्न पूछा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा था? नरेंद्र की आंखों में एक असाधारण ज्योति कौन थी? आधुनिक विज्ञान में सर इसहाक न्यूटन ने। गोपू के पिता का ध्यान उसके शब्दों पर अटक गया। उन्होंने चौंक कर पूछा, आधुनिक विज्ञान क्यों? क्या इससे पहले भी कोई इसे जानता था? मैं कह नहीं सकता। नरेंद्र के मुख पर एक प्रकार की उग्रता लिए हुए तेज प्रकट हुआ। किंतु सोचता हूं कि यदि गुरुत्वाकर्षण तथा ग्रहों के परस्पर आकर्षण को प्राचीन खगोल शास्त्री नहीं जानते थे तो वे ग्रहों की गतिविधि का गणित कैसे जानते थे? खगोल शास्त्र और ज्योतिष का विकास कैसे हुआ? गोपू के पिता चकित रह गए। वे अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई का इतना ध्यान रखते हैं और उनका पुत्र है कि तनिक भी खिसक नहीं रहा। विश्वनाथ दत्त के पास तो अपने पुत्र को पढ़ाने का तनिक भी समय नहीं है, तो भी उनका ऐसा पुत्र। गोपू के पिता जानते थे कि मुकदमों के सिलसिले में विश्वनाथ पहले भी भारत के विभिन्न नगरों में जाया करते थे, किंतु अब जब से आशुतोष धर से पृथक हो उन्होंने अपनी स्वतंत्र फर्म बनाई है, तब से तो वे कलकत्ता में टिकते ही नहीं हैं। तो फिर उनका यह पुत्र? गोपू के पिता ने अपने हथियार डाल दिए। उनका मन कह रहा था कि न तो इस बालक के ज्ञान पर संदेह करना चाहिए, न ही इसके वचन पर। उन्होंने उसके प्रति अपनी प्रशंसा के भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारे पिता तो लाहौर गए हुए हैं, तुम्हें पढ़ाता कौन है? मैं स्वयं पढ़ता हूं, नरेंद्र ने सहज वाणी में कहा। मेरी माता मुझे आवश्यक निर्देश दे देती हैं। गोपू के पिता का कौतूहल जैसे अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, पर पढ़ते कब हो? सारा दिन तो तुम और कुछ ही कर रहे होते हो। मैं प्रातः भरपूर पढ़कर ही घर से निकलता हूं, नरेंद्र ने उन्हें सूचित किया। पढ़ाई को अधूरी छोड़ खेलने के लिए कभी नहीं निकलता। ओह, गोपू के पिता बोले, तुम तो बाल सूर्य हो जो सृष्टि के संपूर्ण प्रकाश को आत्मसात करके ही आकाश पर उदित होता है। अध्याय 16, जिसका शीर्षक है नरेंद्र की कुशाग्र बुद्धि। शुरू करते हैं। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ मटिया बुर्ज में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला देखकर लौट रहा था। दल में अनेक लोग थे। कई लड़के तो नरेंद्र से कुछ बड़े ही थे। नरेंद्र के कुछ शौक ही ऐसे थे कि उसे प्राय बड़े लड़कों के साथ आना जाना पड़ता था। कैसी लगी पशुशाला? मोती ने पूछा। ऐसी क्या चीज है यह पशुशाला? प्रियनाथ ने कुछ विरोध के स्वर में कहा। इतनी बड़ी पशुशाला तो नरेंद्र के अपने घर में भी है। मोती ने प्रियनाथ का विरोध नहीं किया। बोला, अरे नरेंद्र की पशुशाला का क्या कहना? नरेंद्र चाहे तो उसके देखने पर भी टिकट लगा सकता है। अच्छा, अब मल्लाह से कहना कि हमें वह चांदपोल घाट पर ही छोड़े जहां से हमने नौका ली थी। हरि ने उन्हें स्मरण कराया। भाई, जहां से नौका ली जाती है, प्रियनाथ ने फिर कुछ वक्र होकर कहा, वह लौटकर नहीं जाती है। इसमें ऐसा विशेष क्या है जो ध्यान रखकर मल्लाह को बताया जाए? इस बार भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, इसलिए बात आगे नहीं चली। उन सब पर एक सन्नाटा सा छा गया। उसी सन्नाटे में घिरे हुए वे लोग घाट तक आ पहुंचे। मल्लाह अपनी नाव में लेटा घाट पर टकटकी लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और ईश्वर से मना रहा था कि वे लोग कुछ जल्दी लौट आए। वैसे तो वे लोग उसके साथ समय तय करके ही गए थे, किंतु फिर भी
उसका लोभ यह कामना कर रहा था कि किसी भी कारण से वे लोग जल्दी लौट आए तो वह एक खेप अधिक लगाकर कुछ अधिक पैसे कमा ले। किंतु लड़के जल्दी नहीं लौटे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मल्लाह की खीज कुछ बढ़ती ही जा रही थी। अब उन्हें आया देख जैसे उसे प्रतीक्षा समाप्त होने की प्रसन्नता हुई, किंतु जैसे ही उसका ध्यान समय की ओर गया, उसकी खुशी समाप्त हो गई। लड़के अपना पूरा समय लगाकर ही आए थे। उसने अनमने ढंग से लाकर नाव उनके सम्मुख खड़ी कर दी। लड़के भी बिना कुछ कहे नाव में बैठ गए। उनमें नवाब की पशुशाला को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं था। वे उसे देखने अवश्य गए थे, किंतु उसने उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ा था। न ही उन्हें यह लगा था कि वे लोग कोई अद्भुत स्थान देखकर लौटे हैं, इसलिए उनमें पशुशाला संबंधी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इस चुप्पी से तंग आकर श्यामाचरण बोला, अरे भाई, कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। नरेंद्र ने उसे देखा। यह उसका अनुरोध था या सन्नाटे के लिए फटकार? कौन सा गीत सुनना है तुम्हें? माणिक ने जैसे श्यामाचरण को डांटा। वह माझी गीत? तुमने उसे छोड़कर जीवन भर कोई दूसरा गीत सुना भी है? श्यामाचरण का चेहरा क्रोध से एकदम विकृत हो गया। लगा वह अभी कोई बहुत ही कठोर बात कहेगा, किंतु उसके भी पहले हेमंत का चेहरा कहीं अधिक विकृत हो उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हेमंत को उबकाई आई और उसके बहुत संभालने पर भी उसे वमन हो ही गया। यह सब कुछ सर्वथा आकस्मिक ही था। न तो इससे पहले हेमंत ने तबीयत खराब होने की कोई शिकायत की थी और न ही उसका जी मितलाया था। संभवतः गंगा की गीली हवा अथवा पानी में चलती नाव के कारण उसका जी मितला गया था, किंतु अब तो वमन हो चुका था। अब एक और तो यह भय था कि कहीं वह और अधिक वमन न कर दे, और दूसरी ओर उस गंदी नाव में वमन के निकट बैठना पर्याप्त असुविधाजनक था। लड़कों में से कोई इस असुविधा अथवा अरुचि की चर्चा करता, उससे पहले ही मल्लाह रोष भरे स्वर में बोला, यह क्या कर दिया? सारी नाव गंदी कर दी। लड़के अभी अपनी असुविधा से ही नहीं उभरे थे। मल्लाह की इस शिकायत से उनकी असुविधा कुछ अधिक ही बढ़ गई। यतीन्द्र लड़कों में सबसे बड़ा था। वही बोला, अरे तो कोई जानबूझकर किया है? यदि एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो क्या उसके लिए उसे अपराधी ठहराया जाएगा? जिसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए उसे रोगी या पीड़ित कहेंगे, वह अपराधी नहीं होता। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मल्लाह बोला। तबीयत खराब थी तो सैर करने ही क्यों आए? अस्वस्थ आदमी को घर में ही लेटना चाहिए। तपन कुछ उग्र स्वर में बोला, अरे जब घर से चले थे तो तबीयत ठीक थी, यह तो सड़ते पानी की गंध के कारण। किंतु इनकी बातों से शांत होने के स्थान पर मल्लाह कुछ अधिक ही क्रुद्ध हो उठा। बोला, वह सब मैं नहीं जानता, मेरी नाव को इसी क्षण साफ करो। इस गंदी नौका का मैं क्या करूंगा? इसमें कौन बैठेगा? अब नरेंद्र से रहा नहीं गया। बोला, देखो, गंदगी को साफ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमारे पास उसका कोई साधन नहीं है। तुम अपनी नौका को प्रतिदिन धोते और साफ करते ही होगे। अभी घाट पर पहुंचकर तुम उसे साफ कर लो, हमसे दुगना भाड़ा ले लेना। नहीं, मैं तो साफ नहीं करूंगा। मल्लाह कुछ अधिक ही बौखलाया हुआ था। तुम लोगों ने गंदा किया है, तुम लोग ही साफ करो। तुम हमारी बात समझते क्यों नहीं? अपनी मितलाती तबीयत से परेशान हेमंत मल्लाह की हट से नाराज हो उठा। तुम स्वयं साफ न करना चाहो तो किसी और से करवा लो भाई, सफाई करने वाले से करवा लेना। कह तो रहे हैं कि पैसे ले लेना, और क्या चाहिए तुम्हें? किंतु मल्लाह के कान और मस्तिष्क जैसे इनके तर्कों के लिए ही नहीं, इनकी वाणी के लिए भी बंद हो चुके थे। वह केवल अपने ही उत्तप्त मन की वाणी सुन पा रहा था। भन्ना कर बोला, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। उसका स्वर पहले से कहीं ऊंचा हो गया। पैसे का रोब मत झाड़ो, हम क्या तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए नाव चलाते हैं? अरे हम पैसे का रोब नहीं। नरेंद्र ने कुछ कहना चाहा। तपन की उग्र वाणी ने नरेंद्र की बात बीच में ही काट दी। हम पैसे का रौब नहीं झाड़ रहे, तुम अपने शरीर की ताकत दिखाना चाहते हो। मल्लाह पर इस आरोप का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसे ताकत दिखाने में कोई दोष नहीं था। वह और भी आश्वस्त स्वर में बोला, ताकत का पता तो तुम्हें अब चलेगा। उसने नाव को मोड़ा और निकट के घाट से लगाता हुआ चिल्लाया, हमीद, अरे ओ चुन्नी, पलटू, ओ मजीद, दौड़ना जरा, ये बाबू लोग खामख्वाह जबरदस्ती कर रहे हैं। मल्लाह ने योजनाबद्ध तरीके से ठीक समय पर अपने साथियों को पुकार लिया था। नाव अभी पानी में ही थी कि उसके साथी आकर घाट पर खड़े हो गए थे। यदि ये लड़के उनसे बचकर भाग जाना चाहते तो उन्हें पानी में कूदकर ही वहां से निकलना पड़ता, जिसके लिए न वे तैयार थे और न ही सक्षम।
मल्लाह ने अपनी नौका ठीक अपने साथियों के निकट घाट पर लगाई। लड़कों ने देखा कि मल्लाह और उसके साथी अवस्था में भी उनसे बड़े थे और शरीर से भी रष्ट पुष्ट थे। वे समझ रहे थे कि झगड़ा बढ़ भी सकता है और ऐसी स्थिति में वे पिट भी सकते हैं। विचित्र स्थिति थी। न वे उनसे लड़ सकते थे, न बच सकते थे और न भाग ही सकते थे। इसका अर्थ था कि उन्हें मल्लाह की बात माननी ही पड़ेगी और उसी की इच्छा अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। नरेंद्र के मन में जैसे विचारों की लहरें परस्पर टकरा रही थीं। उसके मन में आरंभ से ही सफाई करने का कोई विरोध नहीं था, किंतु इस मल्लाह का व्यवहार सर्वथा असहनीय था। यह तो शुद्ध पशु शक्ति के बल पर अपना हट मनवाना चाहता था। न्याय और औचित्य के लिए कोई जोर जबरदस्ती करता भी तो शायद नरेंद्र को उतना बुरा नहीं लगता, किंतु यह तो पशु बल का निर्लज प्रदर्शन था और उसके सम्मुख झुक जाना कायरता ही नहीं, पाप था, आवरणहीन नंगा पाप। नाव एक झटके के साथ रुकी ही थी कि नरेंद्र कूदकर तट पर जा पहुंचा और बिना किसी की ओर देखे सरपट सड़क की ओर भागा। अरे वह भागा, एक मल्लाह उसके पीछे 2-4 पग दौड़ा। अरे रुक जा, नाव वाले मल्लाह ने उसे डांटा। उस छोटे से छोकरे के चक्कर में ये सारे मुस्टंडे भाग जाएंगे, उसे जाने दे, इनसे निबट। हाँ ठीक कहता है रशीद, उनके एक साथी ने नाव वाले मल्लाह का समर्थन किया। एक चीपड़ी के चक्कर में इतनी सारी रोहू निकल जाने दें क्या? नरेंद्र ने पलट कर नहीं देखा। जब कोई पकड़ेगा तब देख लूंगा उसे, नरेंद्र ने सोचा। अभी तो भागते ही जाना चाहिए। मल्लाह के और भी साथियों के आ जाने से उनकी संख्या और भी बढ़ गई थी। उनमें से कुछ तो अपने साथ लाठियां लाना भी नहीं भूले थे। वे क्रोध में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपने इस उन्माद में वे लड़कों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मल्लाहों ने लड़कों को उनकी बाहों और उनके वस्त्रों से पकड़कर बाहर घसीट लिया। कुछ धक्का मुक्की हुई और लड़कों के मन में स्पष्ट हो गया कि वे लोग बुरी तरह से घिर गए थे। अगला दृश्य, नरेंद्र दौड़ता हुआ सड़क तक आ पहुंचा। वह मल्लाहों से तो बच निकला था, किंतु अब यदि उसे अपना ही बचाव करना होता तो वह अब पूरी तरह सुरक्षित था। उसके पीछे कोई नहीं आया था और अब कोई आएगा भी नहीं। किंतु उसके सारे मित्र तो वहां मल्लाहों ने रोक रखे थे। बहुत संभव है कि अब तक वहां झगड़ा बढ़ गया हो। वह अपनी रक्षा के लिए भागा भी नहीं था, वह तो किसी सहायता की खोज में आया था। वह हताश सा इधर उधर देख रहा था। सहायता के लिए किसको पुकारे? वहां कितने ही लोग आ जा रहे थे, किंतु उसकी सहायता कौन करेगा? भीड़ की भीड़ उसके साथ चलती तो शायद मल्लाहों को रोक सकती थी, किंतु अपने किसी काम से अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली यह भीड़ अपना काम धंधा छोड़कर उसके साथ क्यों चलेगी? यदि किन्हीं एक दो लोगों को वह अनुनय विनय कर अपने संकट की बात बता अपने साथ चलने के लिए राजी भी कर लेता, तो क्या वे इतने सारे मल्लाह उन 2-1 लोगों के रोके रुक जाते, उनकी बात मान लेते? या 2-1 लोग घाट पर घिर आई मल्लाहों की उस भीड़ से भिड़ने का साहस कर सकते थे? तभी उसकी दृष्टि पलटन के 2 गोरे सिपाहियों पर पड़ी। हाँ, ये लोग उसकी सहायता कर सकते हैं। ये लोग अपने किसी काम से कहीं जाते हुए भी नहीं लगते, नगर की सैर करने ही निकले होंगे। ये लोग भारतीय लोगों से तो एकदम ही नहीं डरते, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। जैसे एक सिंह हजारों भेड़ों से नहीं डरता। यदि वे किसी प्रकार उसके साथ घाट तक चले चलें, तो मल्लाह गोरे सिपाहियों को देखकर ही हट जाएंगे। वे इनसे झगड़ा करने का साहस नहीं कर पाएंगे, किंतु वह उनसे कहे क्या? ये बंगला समझते भी हैं या नहीं? और नरेंद्र अभी अंग्रेजी में पूरी तरह बात भी नहीं कर सकता, किंतु न तो उसके पास सोचने का समय था और न ही भाषा की दक्षता के अभाव में निष्क्रिय खड़े रह जाने का अवसर। वह झपटकर उनके पास पहुंचा और इससे पहले कि वे कुछ समझते, उसने उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर आकृष्ट किया। गोरे सिपाहियों ने उसे आश्चर्य से देखा। एक छोटा सा लड़का अपनी बड़ी बड़ी आंखों में घनिष्ठता, आत्मीयता और विश्वास लिए हुए याचक के रूप में उनकी ओर देख रहा था। वह अपनी वेशभूषा से ऐसा निर्धन भी नहीं लग रहा था कि उनसे भीख मांगता। हेल्प, प्लीज हेल्प, नरेंद्र ने कहा। गोरे सिपाही ने कुछ न समझते हुए आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हेल्प व्हाट? नरेंद्र के पास अंग्रेजी की इतनी शब्दावली नहीं थी कि वह उसे अपनी पूरी बात समझा पाता। उसने घाट की ओर उसे खींचा और बोला, कम, वी इन ट्रबल। गोरे सिपाहियों को इतना तो समझ में आ गया
कि वह उन्हें अपनी सहायता के लिए कहीं ले जाना चाहता है, किंतु कहां वे नहीं जानते थे। यह जानना शायद उनके लिए उतना आवश्यक भी नहीं था। भले से घर के लगने वाले इस छोटे से सुंदर और अबोध बालक की इतनी आत्मीयतापूर्ण प्रार्थना का वे निषेध नहीं कर सकते थे। कुछ न समझते हुए भी वे उसके साथ चल पड़े। नरेंद्र उन्हें घाट तक साथ लेकर पहुंचा तो कोई कुछ न समझ सका। नरेंद्र के अपने साथी भी नहीं जान पाए कि वे नरेंद्र के साथ उनकी सहायता के लिए ही आए हैं। मल्लाहों ने तो इन लड़कों के उन गोरों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध की कल्पना ही नहीं की थी। गोरे सिपाहियों ने लड़कों को लाठियों से लैस मल्लाहों से घिरे हुए देखा तो वे स्वयं ही समझ गए कि वह छोटा बालक उनसे किस प्रकार की सहायता मांग रहा था। कुछ मल्लाहों ने दो एक लड़कों को इस प्रकार पकड़ रखा था कि संदेह के लिए कोई अवकाश ही नहीं था। यह तो पूरी घेराबंदी थी। लड़के घिरे हुए थे, दुर्बल तथा असहाय थे। उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं था। मल्लाह सबल थे, वे अपने घाट पर थे और उनके पास लाठियां भी थी। एक गोरे सिपाही ने बड़े सामान्य ढंग से पूछा, क्या बात है, क्यों झगड़ा करता है? किंतु दूसरा इतना धैर्यशील नहीं था। उसने कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझी। उग्र होकर उसने अपना बेंत चला दिया। बच्चा लोग को तंग करता है, यू रास्कल्स। यह सब कुछ अत्यंत आकस्मिक ढंग से घट गया था। मल्लाह अपने बचाव के लिए कुछ सोच ही नहीं पाए। वे तो स्तंभित अवाक खड़े थे। जिस प्रकार के झगड़े में कभी कोई काला हिंदुस्तानी सिपाही भी हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें ये गोरे पलटनिया आ गए थे और बेंत चला रहे थे। तभी दूसरा गोरा चिल्लाया, ए बोटमैन, ब्लडी फूल, लड़का लोगों को तंग करेंगे तो तुमको गोली मार देगा, चलो हटो। उसने सचमुच ही पिस्तौल निकाल ली थी। कहां मल्लाह इन लड़कों को अच्छी तरह पीटने की योजना बना रहे थे और कहां स्वयं ही मुसीबत में पड़ गई। अभी यह गोरा गोली चला देगा तो दो चार लाशें गिर जाएंगी। इन पलटनिया गोरों से तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि उन्होंने किसी की जान क्यों ली। मल्लाहों ने लड़कों को छोड़ दिया और चुपचाप वहां से खिसक गए। केवल वही नाविक वहां एक कोने में चुपचाप खड़ा रह गया जो लड़कों को अपनी नौका में लाया था। वह अपनी जलती हुई असहाय आंखों से उन्हें देखता रहा। वह न अपना आक्रोश दबा पा रहा था न छिपा पा रहा था। किंतु पलटनिया गोरे के हाथ में पिस्तौल थी। टेक योर फ्रेंड्स आउट, पिस्तौल वाले गोरे ने नरेंद्र से कहा और फिर स्वयं ही शेष लड़कों से संबोधित हुआ, चलो छोकरा लोग बाहर आओ। लड़कों ने अस्वस्थ हेमंत को पकड़कर नाव से उतारा और वे गोरों की सुरक्षा में सड़क तक आए। वे जानते थे कि यहां से न तो घर तक के लिए किराए की गाड़ी मिलने की कोई कठिनाई थी और न मल्लाह लोग यहां तक आकर उन पर आक्रमण करने का साहस ही कर सकते थे। नरेंद्र ने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से उन गोरों की ओर देखा। क्या कहे उनसे और कैसे कहे? यदि वे लोग उसके साथ न आए होते तो निश्चित रूप से उसके मित्र उन मल्लाहों से पिटे भी होते और उनकी दुर्दशा भी हुई होती। वेल, यू आर ए बोल्ड बॉय, बेंत चलाने वाले गोरे ने नरेंद्र से कहा, आओ हमारा साथ थिएटर चलो, इंग्लिश ड्रामा देखेगा। तुमको इंग्लिश समझता? थैंक यू, नरेंद्र बोला, अभी अपने मित्र की चिकित्सा करानी है। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। गाड़ीवान ने गाड़ी हाँक दी। वे लोग कुछ आगे निकल आए तो यतीन्द्र ने पूछा, इन्हें कहां से पकड़ लाए बिले? काले लड़कों की सहायता के लिए गोरी फौज? वह ठठाकर हंस पड़ा। नरेंद्र कुछ संकुचित हुआ। जाने वे लोग क्या समझ रहे थे जिसे वे इतना बड़ा काम मान रहे थे। वह तो बस यूं ही हो गया था, ईश्वर ने ही सहायता की थी। मैं भागता हुआ सड़क तक आया तो ये दिख गए थे। नरेंद्र बोला, बस इतना समझ लो कि उन्हें मुझ पर दया आ गई। हमें तो तुम्हारे साहस ने बचा लिया, तपन ने कहा, नहीं तो आज पिटकर अस्पताल ही पहुंच गए होते। आज का वीडियो पूरा हुआ। यदि आपको स्वामी विवेकानंद के बचपन की घटनाएं जानकर अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक व एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। आपके लाइक देखकर व आपके कमेंट पढ़कर ही जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि उससे एक प्रेरणा का संचार होता है। कृपया 1 मिनट का वक्त निकालकर वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप स्वामी जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप अगला वीडियो अपलोड होते ही सुन सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।